हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो बेटा, थर्ड ईयर में कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट चलता है कंपाइलर डिजाइन। उसको आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसका लेक्चर नंबर 1 आज डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 से शुरू कर रहे हैं और जो टॉपिक्स हैं वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कंपाइलर आपके सिलेबस में है यूनिट 1 में। तो कंपाइलर क्या होता है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन सब बच्चे जानते हैं। थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं आप लोग। तो बेसिकली कंपाइलर क्या होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर किसे कहते हैं, कितने कौन कौन से मेन टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर है उनके बारे में बात करेंगे और फिर कंप्लीट जो हमारा डिस्कशन होगा वो कंपाइलर के ऊपर बेस्ड होगा। कंपाइलर किस तरह से काम करता है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेजेस ऑफ कंपाइलर, जिसके ऊपर क्वेश्चंस यूजुअली एग्जाम में आ जाते हैं, है ना। तो इस टॉपिक से पूरा का पूरा डिस्कशन हम अपना शुरू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो ये आज के लेक्चर में जो हम कंटेंट पढ़ेंगे उन सब से इतने सारे पीवाईक्यूज ऑलरेडी हैं, तो दैट वे यू कैन इमेजिन हाउ इंपॉर्टेंट दिस लेक्चर इज, है ना। इसके ऊपर बेस्ड अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फेजेस ऑफ कंपाइलर के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इस लेक्चर में कवर अप हो जाएंगे। इसके बाद एंड में एक बार जब हम पढ़ लेंगे तो इन क्वेश्चंस को हम रिव्यू करेंगे कि किस तरह से किस क्वेश्चन का आंसर लिखा जाएगा। वैसे मैंने हर सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस बना के यहाँ पर ऑलरेडी नोट्स में ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ कि बेटा CSIT और उसकी लाइट ब्रांचेस के लिए 6th सेम के लिए कॉम्बो पैक गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में ऑलरेडी अवेलेबल है और वहां पर आपके कोर्स के साथ साथ आपकी प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए, एप्टीट्यूड वगैरह के लिए राखी मैम है जिनका कंटेंट भी आपको पैरेलली मिलता रहेगा, ठीक है। वो कॉम्बो पैक के साथ ही ऑटोमेटिकली अवेलेबल मिल जाएगा और जितने भी सब्जेक्ट्स आपके मिलेंगे उन सबके वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, एक यू के PYQ लेक्चर बाय लेक्चर कवर होते चलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हर लेक्चर के अंदर ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड मिलेंगे आपको और एंड में आपको सारे के सारे यूनिट की वन शॉट वीडियोस मिलेंगी, जिसमें क्विकली आप रिवाइज अगर करना चाहते हैं एग्जाम टाइम में तो इजीली आप पूरी यूनिट एक साथ इन अ सिंगल गो रिवाइज कर सकते हैं। तो डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपाइलर डिजाइन सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट का मतलब क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर किस तरह से फंक्शंस परफॉर्म करता है। अगर कंपाइलर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर ही तो है, तो उस सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, कैसे इंटरनली कंपाइलर काम करता है, डिफरेंट स्टेप्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है। इन पूरे पूरे सब्जेक्ट में वही चीजें पढ़नी है। तो ओवरऑल जो एक हिंट, एक आइडिया निकल के आएगा इस लेक्चर के बाद, आपकी थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होगी कि इस सब्जेक्ट में एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है। ये चीज हमें हम बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर किसको कहते हैं, बिल्कुल जनरल डिस्कशन की बात करते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं, देखिए, ट्रांसलेटर किसको कहते हैं, जो कि किसी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, है ना। अब हम जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं, यूजुअली मैं ये कह रही हूं कि जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग यूज करते हैं तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे जिसमें हमारे पास एडवांस कंस्ट्रक्ट्स होंगे जो मशीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, है ना। हाई लेवल लैंग्वेज में हम प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं, है ना। हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो यूजर फ्रेंडली होते हैं। यूजर एक बार ट्रेन हो जाता है, फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस यूज करता है जो मशीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, उन इंस्ट्रक्शंस को लिख के हम पूरा प्रोग्राम इजीली डिजाइन कर लेते हैं। लेकिन मशीन वो प्रोग्राम नहीं समझती, क्योंकि मशीन की वो लैंग्वेज नहीं होती। मशीन की लैंग्वेज क्या होती है, 0 1 होती है। तो दैट प्रोग्राम हैज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू द मशीन्स लैंग्वेज, देन ओनली द मशीन कैन एग्जीक्यूट दैट प्रोग्राम, है ना। तो ट्रांसलेटर कौन होगा, ट्रांसलेटर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है। अभी हम मशीन या हाई लेवल की बात नहीं कर रहे हैं। ट्रांसलेटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक लैंग्वेज में बने हुए प्रोग्राम को दूसरी लैंग्वेज में मॉडिफाई करता है, चेंज करता है। इट ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन वन लैंग्वेज टू द टारगेट लैंग्वेज, है ना। अब वो कौन सी लैंग्वेज में से किस में कन्वर्ट करता है, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ट्रांसलेटर, ठीक। तो ट्रांसलेटर क्या हुआ, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट सोर्स कोड फ्रॉम वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज और टू द मशीन कोड। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ट्रांसलेटर दैट वी आर यूजिंग, ठीक है। तो अब ट्रांसलेशन के ड्यूरेशन में अगर उस लिखे हुए प्रोग्राम में किसी तरह की कोई एरर आती है, ट्रांसलेशन से रिलेटेड एरर आती है जो कि उस ट्रांसलेटर को समझ में नहीं आती। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो इंग्लिश की ग्रामर में अगर कहीं कोई गलती आई, अगर ट्रांसलेटर को ही समझ में नहीं आई कि क्या बात बोली, तो क्या वो उसका हिंदी अनुवाद बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। तो अब इंग्लिश सेंटेंस कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी only and only if it is correct, grammatically correct into written into English, है ना। तो ट्रांसलेटर बेसिकली ग्रामेटिकल एरर्स चेक करता है। अगर इफ देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज प्रोग्राम, इट रिपोर्ट्स दैट एरर, है ना, और उसके बाद उसको करेक्ट करके फर्दर ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो होता है वो कंटिन्यू करता है। तो कितने टाइप के ट्रांसलेटर्स होते हैं हमारे पास, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। इनके बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है। असेंबलर एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो असेंबली लैंग्वेज में बने हुए प्रोग्राम को
मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। कोई भी कोड आपने असेंबली कोड लिखा, जैसे निमोनिक्स का यूज करके लिखते थे, जैसे कि हमने लिखा एड R1 R2, इस तरह की जो लैंग्वेज थी उसे हम मशीन लैंग्वेज यूजुअली, असेंबली लैंग्वेज यूजुअली बोल देते हैं, जिसमें हम इंग्लिश टाइप के वर्ड्स का यूज करते हैं, निमोनिक्स का यूज करते हैं, और उस तरह के लिखे हुए प्रोग्राम को 010101 में चेंज करने का काम असेंबलर हमारा कर देता है। ठीक है, तो इतनी बात हुई, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। एग्जाम में एक बार दो बार एक दो नंबर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, बताइए। अब जो मेजर डिस्कशन है वो है कंपाइलर के अराउंड, कि कंपाइलर क्या है। तो कंपाइलर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, ये तो पता है, हार्डवेयर तो नहीं है। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में बने हुए प्रोग्राम को एक ऐसी लैंग्वेज में चेंज करता है जिसे कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर पाए। इन जनरल हम ये बोल देते हैं कि जब जैसे बहुत सारी लैंग्वेज कंपाइल्ड लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे कि सी हुई या आपकी C++ हुई, दीज ऑल लैंग्वेजेस आर कॉल्ड कंपाइल्ड लैंग्वेजेस, क्योंकि इन लैंग्वेज में बने हुए प्रोग्राम्स को अगर आप सिस्टम पे एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो दोज प्रोग्राम्स हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू द मशीन लैंग्वेज फर्स्ट, देन ओनली द मशीन विल अंडरस्टैंड दैट मशीन लैंग्वेज एंड इट विल बी गेट एग्जीक्यूटेड, है ना। तो कंपाइलर बेसिकली क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात समझनी है। जो जो बात हमें अभी तक पता है उन बातों का डिस्कशन हम थोड़ा सा डीप डाउन अब करेंगे। अभी तक हमें ये पता है कि कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में बने हुए कोड को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। अब इस डिस्कशन को हम थोड़ा सा और एक्सपैंड करते हैं। क्या है, कंपाइलर एक्चुअली डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में चेंज नहीं करता, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिजाइन ऑफ द कंपाइलर। कंपाइलर टू कंपाइलर डिफरेंट टाइप के कंपाइलर्स होते हैं, अब बहुत ध्यान से समझना। कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी हाई लेवल लैंग्वेज को बने हुए प्रोग्राम को डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकता है। इट कैन कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू द असेंबली लैंग्वेज फर्स्ट, एंड देन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम विल बी कन्वर्टेड बाय द असेंबलर टू द मशीन कोड, है ना। तो किसी भी तरह जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली मशीन में कन्वर्ट करे, वो असेंबली में भी कन्वर्ट कर सकता है, उसके बाद मशीन में कन्वर्ट करता है। क्यों भाई, पूरे प्रोसेस को अगर मैं मॉड्यूलर अप्रोच दूं, हम ये कह रहे हैं कि अगर जो इनिशियली जो कंपाइलर्स आए थे ना, बिल्कुल इनिशियली वो डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में चेंज करते थे, क्योंकि वहां पर बीच में कोई ऐसी स्पेस नहीं था कि हम किसी कोड को ऑप्टिमाइज कर सकें या कुछ ऐसा कुछ कर सकें कि हमें एरर हैंडलिंग या डिबगिंग को सरल बनाना है कुछ। मतलब अगर आप नॉर्मली समझिए कि अगर हम पूरे प्रोसेस को एक दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मॉड्यूलर अप्रोच यूज करते हैं, तो जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनता है वो बनाना इजी हो जाता है, उसको मेंटेन करना, मैनेज करना इजी हो जाता है। तो इसलिए कुछ कंपाइलर, अब देखो, अब एक एक करके ध्यान से समझना, डिपेंडिंग ऑन द लैंग्वेज एंड कंपाइलर डिजाइन, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हो और किस तरह का कंपाइलर आप यूज कर रहे हो। कंपाइलर डिजाइन मतलब कंपाइलर की इंटरनल कंस्ट्रक्शन कैसी है, वो क्या क्या चीजें, क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करता है ना, कितने फेजेस में काम कर रहा है, किस हिसाब से लिखता है। तो उस हिसाब से कंपाइलर में जनरेट मशीन लैंग्वेज डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज भी दे सकता है। जैसे कि विजुअल C++ के जो कंपाइलर होते हैं वो डायरेक्टली जो हाई लेवल लैंग्वेज में बना हुआ प्रोग्राम होता है डायरेक्टली उसको मशीन कोड में चेंज करते हैं, है ना। और इससे कंपाइलेशन जो होगा वो फास्टर होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली कोई इंटरमीडिएट कोड तो वो बनाते नहीं, मतलब जो आपने प्रोग्राम बनाया उस प्रोग्राम को डायरेक्टली मशीन में कन्वर्ट कर देते हैं, देयर इज नो इंटरमीडिएट कोड जनरेटेड। तो ये फास्टर कंपाइलेशन होता है। या फिर दूसरे टाइप के कंपाइलर हैं जो कि असेंबली लैंग्वेज में जनरेट करते हैं। असेंबली लैंग्वेज में कौन से कंपाइलर जनरेट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है GC कंपाइलर, GCC कंपाइलर जो होते हैं वो पहले असेंबली कोड बनाते हैं, फिर असेंबलर उनको मशीन कोड में चेंज करता है ना। या फिर इंटरमीडिएट कोड में भी चेंज करते हैं, जैसे जावा के केस में जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो वो एक बाइट कोड जनरेट करता है, एंड दैट बाइट कोड इज इंटरप्रेटेड बाय द इंटरप्रेटर या जस्ट इन टाइम कंपाइलर उसको फाइनली मशीन कोड में चेंज कर देता है। तो कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज में बने हुए प्रोग्राम को डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंपाइलर। इट कैन कन्वर्ट इट टू द intermediate code, it can convert it to the assembly code, it depends upon the type of compiler design that we are using। ठीक है, इतनी जो हमारी डेफिनेशन थी उसको हमने थोड़ा सा रिफाइन किया। चलिए अब देखिए, इन सम सिस्टम्स द कंपाइलर फर्स्ट कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू असेंबली कोड, जैसे मैंने बताया GCC कंपाइलर में, which is then translated to the machine code by the assembler, it makes debugging easier। अगर आपने एक चीज को मल्टीपल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया तो अगर कहीं किसी फेज में एरर आती है तो उस एरर को रिमूव करना इजी हो जाता है। ठीक है, ये हम धीरे धीरे, ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये और अच्छे से आएगी, जैसे जैसे हम चीजें पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आती जाएगी। अब जैसे जावा या C# है, हम जब उसे पढ़ते हैं, कोई भी प्रोग्राम जब हम उसे कंपाइल करते हैं तो जो कंपाइलर होता है वो मशीन इंडिपेंडेंट कोड बना देता है जिसे हम बाइट कोड कहते हैं। ये बात बच्चे ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे
कि जब भी हम जावा प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो वो एक बाइट कोड जनरेट करता है, और ये जो बाइट कोड होता है ये मशीन इंडिपेंडेंट होता है ना? क्यों? मशीन इंडिपेंडेंट होने का फायदा क्या है कि आपने एक प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया और उसके बाद एक ऐसा इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर दिया जो मशीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब जिस मशीन पर आपने कंपाइलेशन किया था, इस बाइट कोड को उठा के आप जिस भी मशीन पर लेके जाएंगे वहां आप इसको इंटरप्रेट कर लें या फर्दर इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना? ये उस मशीन के ऊपर बाउंड नहीं है जिस पे आपने इसको कंपाइल किया। तो बेसिकली जावा या सी शार्प का प्रोग्राम जो होता है वो बाइट कोड जनरेट करता है, और वो जो बाइट कोड होता है वो मशीन कोड में आप बाद में चेंज कर सकते हैं, या तो वर्चुअल मशीन यूज करके जिसे हम जेवीएम कहते हैं, जावा वर्चुअल मशीन यूज करके, या फिर जस्ट इन टाइम कंपाइलर, मतलब रन टाइम पर भी एक कंपाइलर है जस्ट इन टाइम, जेआईटी जिसे बोलते हैं, वो उसको रन टाइम पर मशीन कोड में मॉडिफाई कर देता है। तो बेसिकली कंपाइलेशन में क्या होता है, कंपाइलर बेसिकली क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करता है, जितनी भी लाइंस होती हैं उन सबको एक साथ रीड करता है और उसको एक साथ ट्रांसलेट कर देता है ना? क्या कंपाइलर एग्जीक्यूशन भी करता है? नहीं, कंपाइलर एग्जीक्यूशन का काम नहीं करता, कंपाइलर सिर्फ और सिर्फ उसको ट्रांसलेट करता है, ये बात हमें पता है। तो अब जैसे अगर मैं नॉर्मल एग्जांपल देखूं, अगर एक लूप किसी प्रोग्राम में 1000 बार एग्जीक्यूट होता है, 1000 टाइम वो लूप चल रहा है, तो जो मशीन कोड जो है वो 1000 टाइम ही, नेचुरल सी बात है, आपने मशीन कोड में उसे चेंज कर दिया तो 1000 बार ही मशीन कोड एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ट्रांसलेशन तो उसका एक ही बार होगा। क्या 1000 टाइम उसका ट्रांसलेशन भी होगा? नहीं। तो ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लूप लिखा, मैंने कोई लूप लिख रखा है ना? तो ये लूप में अगर 1000 लाइन का कोड है या कितना भी है, अगर 1000 बार ये लूप चल रहा है मेरा, तो ये ट्रांसलेट तो एक ही बार हुआ ना। 1000 बार ये अगर चल रहा है तो 1000 बार ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना? लेकिन ट्रांसलेशन इसका एक ही बार होगा। तो कंपाइलर में एग्जीक्यूशन के टाइम पर ट्रांसलेशन की टेंशन नहीं रहती, क्योंकि जब कोड एग्जीक्यूट होता है तो ऑटोमेटिक ऑलरेडी पूरा ट्रांसलेटेड कोड आपको मिलता है। पहली इंपॉर्टेंट बात, तो कंपाइलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूट कराने की नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, प्रोग्राम को पढ़ता है। अब अगर बिगर पिक्चर में हम देखें, प्रोग्राम को पढ़ता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ पढ़ता है। अगर किसी लाइन में एरर आती है, कंपाइलेशन टाइम पर कौन कौन सी एरर्स आती हैं, उन एरर्स को भी अभी हम देखेंगे, है ना? सिंटेक्स से रिलेटेड कोई एरर आ रही है, आपने वेरिएबल का नाम गलत लिख दिया, वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया, इस टाइप की अगर कोई एरर्स आती हैं तो उन एरर्स को ये रिपोर्ट करता है और फिर फर्दर आगे बढ़ जाता है बाकी प्रोग्राम में। ये रुकता नहीं है वहां पर, पूरे प्रोग्राम की एरर्स को एक साथ कलेक्ट करता है, एक साथ डिस्प्ले कर देता है और फिर फाइनली एक ऑब्जेक्ट कोड बना देता है या असेंबली कोड बना देता है जो इसका टारगेट प्रोग्राम है इसकी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज में लेता है प्रोग्राम को, अगर कोई एरर आती है तो उसको रिपोर्ट करता है, और या तो इंटरमीडिएट कोड या फिर बाइट कोड, असेंबली लैंग्वेज कोड, मशीन कोड, व्हाटएवर इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कंपाइलर दैट यू आर यूजिंग। तो ये तो हो गया बेसिक कंपाइलर। अब देखिए, जैसे यहाँ पे हमने बताया कि जावा लैंग्वेज के जो प्रोसेसर्स होते हैं वो कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन दोनों को कंबाइन करते हैं। जैसे हमने कहा कि कंपाइलर क्या करता है, पहले बाइट कोड में जनरेट कर देता है ना? और वो जो इंटरमीडिएट कोड या बाइट कोड होता है उसको वर्चुअल मशीन पे बाद में इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो सोर्स प्रोग्राम मिला, ट्रांसलेटर जो है जावा का या कंपाइलर जो है उसने एरर जनरेट की और एक इंटरमीडिएट कोड जिसे हम बाइट कोड कहते हैं उसमें जनरेट कर दिया, और फिर ये जो बाइट कोड होता है वर्चुअल मशीन की हेल्प से इसी को इनपुट मिलता है और यहीं से आप आउटपुट ले सकते हैं। तो ऑलरेडी कंपाइल्ड कोड आप किसी भी मशीन पर जाके इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से रन कर सकते हैं, या तो आप जावा वर्चुअल मशीन यूज कर लीजिए, जैसे मैंने ये कहा, some Java compilers called just-in-time compilers translate the bytecodes into machine language immediately at runtime. Runtime पर डायरेक्टली इसको मशीन कोड में चेंज कर सकते हो आप, या फिर वर्चुअल मशीन इसको इंटरप्रेट कर देती है। बेनिफिट ये है कि जो ये कोड होते हैं, कंपाइल्ड कोड जो होते हैं, ये बाइट कोड, ये किसी भी मशीन पर रन कर सकते हैं, आप इसको मशीन टू मशीन लेके जा सकते हैं। तो ये तो हुआ कंपाइलर क्या होता है। अब आ जाते हैं इंटरप्रेटर क्या होता है। इंटरप्रेटर भी एक ट्रांसलेटर है ना? लेकिन ये ट्रांसलेशन के साथ साथ एग्जीक्यूशन की फंक्शनलिटी भी प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड ना करके एक लाइन को रीड करेगा, उस लाइन को ट्रांसलेट करेगा, है ना? ट्रांसलेट करेगा, मान लीजिए मशीन में की मैं बात कर रही हूँ कि मशीन कोड में ट्रांसलेट किया, उसके मशीन कोड में ट्रांसलेट करते हुए अगर उस लाइन में कहीं कोई एरर आई तो वो एरर रिपोर्ट करेगा, और अगर एरर नहीं आई तो उसको कंप्लीटली ट्रांसलेट कर देगा। ट्रांसलेट करने के बाद उसको एग्जीक्यूट कराएगा, और जब वो लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी तब ये दूसरी लाइन पे जाएगा, फिर उस लाइन को पूरा पढ़ेगा, उसमें कोई एरर होगी तो रिपोर्ट करेगा, है ना? नहीं तो फिर उसे ट्रांसलेट करेगा, उसे एग्जीक्यूट कराएगा। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर बेसिकली काम तो वही कर रहे हैं, लेकिन इंटरप्रेटर एक एग्जीक्यूशन भी करता है। कंपाइलर का सारा काम एग्जीक्यूशन से पहले का है। इंटरप्रेटर ट्रांसलेशन का काम एग्जीक्यूशन के साथ साथ करता है। तो बताइए ज्यादा टाइम कौन लेगा? इंटरप्रेटर लेगा, है ना? तो एक बार हल्का सा देखते हैं। इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम. It checks the source code line by line and in
इफ एन एरर इज फाउंड ऑन एनी लाइन इट स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन अंटिल द एरर इज रिजॉल्व। आप आगे नहीं बढ़ सकते। कंपाइलर में तो आप क्या करेंगे, आप एरर को रिपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ये जब तक उस लाइन की एरर नहीं हटेगी, यूजर को बताओगे, यूजर करेक्ट करेगा, फिर दोबारा वो ट्रांसलेट होगा, एग्जीक्यूट होगा, देन ओनली यू कैन टर्न टू द अनदर नेक्स्ट लाइन। ठीक है, एरर करेक्शन जो है यहाँ पर इजी है, क्योंकि जैसे एरर रिपोर्ट हुई तो इसका मतलब एट प्रेजेंट जो एरर जहां आई है उसी लाइन में एरर होगी, तो आप एरर को इजीली फाइंड आउट करके उसको डिबग कर सकते हैं। ट्रांसलेशन जब प्रोग्राम रन होता है, लेकिन देखो ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो भी ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो एग्जीक्यूशन के बीच में हो रहा है, तो नेचुरली एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ गया। भाई कंपाइलर के केस में क्या हो रहा था कि कंपाइलर पहले ही ट्रांसलेट करके देता है, कोड एक साथ ट्रांसलेटेड है, उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दो। अब यहाँ पर क्या बताया हमने, एक लूप को अगर 1000 बार आप एग्जीक्यूट करोगे तो वो 1000 बार ट्रांसलेट करेगा, है ना, जबकि कंपाइलर तो एक बार ट्रांसलेट करके काम खत्म कर देता था। तो इसलिए इंटरप्रेटर की जो स्पीड होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है। अब सीपीयू जो है वो कहाँ स्पेंड करता है टाइम को, सोर्स कोड और उसको मशीन इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करता है। जितनी बार आप एग्जीक्यूट करोगे उतनी बार वो ट्रांसलेट करेगा, तो एक्स्ट्रा वर्क की वजह से जो एग्जीक्यूशन है वो स्लो हो जाएगा। वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि सेम लाइन को वो 1000 टाइम ट्रांसलेट भी करेगा एग्जीक्यूशन के बीच में, और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ट्रांसलेशन करना पड़ता है ना, तो एग्जीक्यूशन टाइम नेचुरली इंक्रीज हो जाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, कंपाइलर जब पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है तो कंपाइलर जो ट्रांसलेटेड कोड है उसकी एक फाइल जनरेट कर देता है, और वो फाइल आप मशीन पे सेव कर सकते हैं, या हम इंटरमीडिएट कोड की तरह उसको किसी भी दूसरी मशीन पे जाके रन कर सकते हैं। तो आपको हर मशीन पे जाके कंपाइल कराने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती प्रोग्राम को, आप डायरेक्टली उसके असेंबली प्रोग्राम को या मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं यूजिंग जस्ट इन टाइम, जैसे हमने जावा की बात की। ठीक है, तो इंटरप्रेटर बेसिकली क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को लेगा, इंटरप्रेट करेगा लाइन बाय लाइन, अगर कोई एरर होगी तो उस एरर को रिपोर्ट करेगा, और फिर एग्जीक्यूटेबल कोड बनाता रहेगा, उसको एग्जीक्यूट कराता रहेगा, और फिर अगली इंस्ट्रक्शन उठाएगा, अगली इंस्ट्रक्शन के पास इसी तरह से जाके काम करेगा। तो दिस इज हाउ इंटरप्रेटर वर्क्स। काम वही कर रहे हैं, लेकिन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूशन के साथ ट्रांसलेट करता है, कंपाइलर एग्जीक्यूशन से पहले काम करता है, वहां एग्जीक्यूशन एनवायरमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है, अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है, ये मोस्टली बच्चों को ऑलरेडी पता होगा, अभी तक आते आते आपने बहुत बार पढ़ लिया, एक बार इस पर रिव्यू दे देना, क्योंकि कई बार एग्जाम में एक आधी बार पूछ लिया गया है। तो कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड को मशीन कोड में डायरेक्टली ट्रांसलेट करता है, एक साथ एग्जीक्यूशन से पहले ही एग्जीक्यूशन की ड्यूरेशन में काम करता है। इसकी जो एग्जीक्यूशन स्पीड होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि ऑलरेडी कन्वर्टेड कोड को एग्जीक्यूशन फॉर्मेट में जाता है, ये एग्जीक्यूशन करते करते ट्रांसलेट करते हैं, इसकी स्पीड कम होती है। ये सारे पूरे के पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद एक साथ सारी एरर को डिस्प्ले करता है, जिससे कि एरर का जो रिमूवल होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ये साथ साथ एरर दिखाता रहता है एक एक लाइन में, तो डिबगिंग इसमें इजी होती है। इसमें सेपरेट एग्जीक्यूटेबल फाइल बाद में आप जनरेट करते हो, है ना, जिसमें जो सोर्स कोड के साथ अटैच नहीं होती, क्योंकि पहले आप कंपाइल करते हो उसके बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट होती है। ये अलग से कोई सेपरेट फाइल क्रिएट नहीं करता, ये साथ साथ इंटरप्रेट करता चलता है और एग्जीक्यूट करता चलता है। ठीक है, इसमें मेमोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, क्योंकि जो इंटरमीडिएट कोड बना, जो कंपाइल्ड फाइल बनी, वो कहीं ना कहीं आपको सेव करनी पड़ेगी, उससे एग्जीक्यूटेबल फाइल बन के वो रन होती है। इससे मेमोरी रिक्वायरमेंट कम होती है, क्योंकि ये किसी एक्स्ट्रा फाइल को डायरेक्ट नहीं करता, ये तो डायरेक्टली एग्जीक्यूशन में जाता है ना। एग्जाम्पल क्या है, C++, ये जो लैंग्वेजेस हैं, कंपाइल्ड लैंग्वेज। जावा भी हाफ कंपाइल्ड है, क्योंकि बाइट कोड तक का काम कंपाइलेशन का ही होता है, और कॉमनली ये पाइथन, रूबी, जावास्क्रिप्ट, PHP, ये जो फाइल्स होती, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ये सारी आपकी इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस होती हैं, क्योंकि ये इंटरप्रेटर का यूज करती हैं। तो ये तो बेसिक डिस्कशन हुआ। अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें अब पढ़नी है कंपाइलर में, वो हम देखेंगे। तो बेसिकली सब्जेक्ट का नाम है कंपाइलर डिजाइन, है ना। कंपाइलर की कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, कंपाइलर कैसे काम करता है, जो जो काम कंपाइलर करता है उसको स्टेप बाय स्टेप हमें समझना है। तो उसमें बहुत बड़ा रोल आता है फेजेस ऑफ कंपाइलर का। व्हाट, हाउ मेनी डिफरेंट फेजेस ऑफ कंपाइलर आर। फेजेस का मतलब क्या होता है कि जब भी कंपाइलर एक सोर्स प्रोग्राम लेगा, देखो हमें ये पता है, हमने कोई हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा, जैसे आप नॉर्मली मैं एग्जांपल देखूं तो जैसे हमने कोई सी का प्रोग्राम लिखा, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, है ना, या कोई मैक्रो लिखा हमने, हैश डिफाइन सपोज A25, मान लो मैंने कोई मैक्रो लिखा, तो जो भी प्रोग्राम उसके बाद हम लिखते हैं मेन, फिर मेन के बाद हम सारा कोड लिखते हैं। कुछ इस तरीके से हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं सी का। अगर हम सी के प्रोग्राम की बात करें एग्जांपल के लिए, तो सबसे पहले जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में बना हुआ प्रोग्राम है वो किसके पास जाता है, वो प्रोग्राम जाता है प्री प्रोसेसर के पास। और प्री प्रोसेसर क्या करता है, ये जितनी भी फाइल्स हैं, यहाँ पर जितनी भी हेडर फाइल्स हैं, उनके अंदर जो अवेलेबल फंक्शंस हैं, वो फंक्शन हम अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे होते हैं। तो हमें अपने प्रोग्राम में उन फंक्शंस को कॉल कराते हैं डायरेक्टली, तो वो फंक्शनैलिटी इंक्लूड करानी होती है। तो ये जो फाइल्स को इंक्लूड कराने का काम करना होता है,
या फिर ये जो मैक्रोज लिखे हैं इन मैक्रोज को एक्सपैंड कराता है पूरे के पूरे कोड के अंदर, जहां जहां कैपिटल ए लिखा होगा उसको ये 25 से रिप्लेस कर देगा। तो दिस इज कॉल्ड मैक्रो एक्सपेंशन। तो मैक्रो को एक्सपैंड करना या हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना, ये किसका काम होता है? ये काम होता है प्री प्रोसेसर का। क्या ये कंपाइलर के पास आधा से कुछ रिलेटेड है? नहीं। कंपाइलर के पास कोड आने से पहले प्री प्रोसेसर ऑलरेडी कोड को एक्सपैंड करके भेजता है। तो अगर आप ये कहें कि इस एग्जांपल के लिए अगर मैं मान लूं कि जो हाई लेवल लैंग्वेज में बना हुआ प्रोग्राम है, हाई लेवल लैंग्वेज में बना हुआ प्रोग्राम सबसे पहले कहां जाता है? प्री प्रोसेसर के पास जाता है ना, और प्री प्रोसेसर उससे प्योर एचएलएल प्रोग्राम बनाता है। ये आपको ध्यान रखना है, उसे कहते हैं प्योर एचएलएल में बना हुआ प्रोग्राम, प्योर हाई लेवल लैंग्वेज बना हुआ प्रोग्राम। तो प्री प्रोसेसर के पास जाके ये जो फाइल्स होती है इंक्लूड होती है, मैक्रो एक्सपैंड होते हैं, उसके बाद प्योर एचएलएल प्रोग्राम जो होता है ये कंपाइलर के पास जाता है। नाउ दिस प्रोग्राम इज सबमिटेड टू द कंपाइलर। तो ये जितने भी फेजेस ऑफ कंपाइलर हैं वो सारे के सारे यहां से शुरू होते हैं, यहां से शुरू होते हैं। तो बेसिकली हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो क्या है कि वो यहां पर ये जो प्रोग्राम आया वो डिफरेंट कंपाइलेशन स्टेप्स, उसके ऊपर कंपाइलर कितने फेजेस में उसके ऊपर काम करता है, वो सारा डिस्कशन इस डायग्राम की हेल्प से हम करेंगे। मतलब प्री प्रोसेसर ने जो जो काम करके दिया हमें, उससे उसने एक प्योर एचएलएल प्रोग्राम बना दिया, एंड दैट प्योर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इज गिवन टू द कंपाइलर। तो जब भी हम कंपाइलर की बात करते हैं, पहले सिर्फ इस डायग्राम से मैं बात करूंगी, उसके बाद एक एक फेज को हम डिस्कस करेंगे। तो कंपाइलर के पास ये पूरा आपका कंपाइलर है, ये उसके अलग अलग फेजेस हैं, है ना। जनरली 6 फेजेस होते हैं, मैंने यहाँ पर एडिशनल फेजेस शो किए हैं, मैं बताऊंगी क्यों और क्या रीजन है उसका, और आप इनको 6 फेजेस में भी लिख सकते हैं। ये लास्ट का जो मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजर है, आप इसको हटा के यहाँ तक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट फेज, दिस इज सेकेंड फेज, दिस इज थर्ड फेज, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ। ये तो मैंडेटरी है, आपको एग्जाम में दिखाने ही दिखाने हैं। ये वाला आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, इसके बाद डायरेक्टली आप असेंबली कोड लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब देखिए, तो प्योर एचएलएल प्रोग्राम जो आपने दिया वो यहां पर दिया, प्योर एचएलएल, प्योर हाई लेवल लैंग्वेज में बना हुआ जो प्रोग्राम है वो आपने यहां पर सबमिट किया। इस तरह से मान लीजिए, यहां पर मैं लिख देती हूं, दिस इज प्योर एचएलएल प्रोग्राम, ये आपने कंपाइलर को सबमिट किया, ठीक है। अब कंपाइलर का जो फर्स्ट फेज है वो सब, उसका नाम है लेक्सिकल एनालाइजर। अब बहुत ध्यान से देखना है, जो भी प्रोग्राम हम लिखते हैं उस प्रोग्राम को ये क्या क्या करेगा, किस तरह से करेगा। सबसे पहले ये समझो कि स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स जो होगी आपके प्रोग्राम की, जो स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स है, भाई अगर मैं सी लैंग्वेज का एग्जांपल लेके चलूं तो सी प्रोग्राम में एक स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स होती है, लिखी होती है किस तरह से, मेन ब्रैकेट, यहाँ इंट ब्रैकेट, फिर यहाँ इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी। तो बेसिकली कैरेक्टर्स ही तो हैं। कैसे कैसे बने हुए हैं वो कैरेक्टर्स, या तो नंबर है, डिजिट यूज की है, या वेरिएबल्स, या आपने अल्फाबेट्स यूज किए हैं, या कुछ स्पेशल सिंबल्स यूज किए हैं। तो बेसिकली जब आप प्रोग्राम को रीड करना शुरू करते हो तो वो स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स है जो कंपाइलर को मिलता है ना। तो सबसे पहला फेज जो होता है उसे कहते हैं लेक्सिकल एनालाइजर। ये क्या करता है, उन स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स को टोकन्स में चेंज करता है, ठीक है। तो अभी मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, फिर एक एक करके हम समझेंगे किस तरह से ये काम करेगा। तो लेक्सिकल एनालाइजर के पास जब ये जाएगा तो लेक्सिकल एनालाइजर इसको स्ट्रीम ऑफ टोकन्स में कन्वर्ट कर देगा। यहां से टोकन्स जनरेट हो जाएंगे। टोकन हमें पता है क्या होता है, जैसे कीवर्ड हुआ, वेरिएबल नेम हुआ, नंबर्स हुए, कॉन्स्टेंट्स हुए, ये सारे आपके ऑपरेटर सिंबल्स हुए, ये सारे आपके टोकन होते हैं। मतलब किसी भी लैंग्वेज का वो स्मॉलेस्ट यूनिट जो मीनिंगफुल है, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जिसका एक पर्टिकुलर मीनिंग है, जैसे आइडेंटिफायर्स हुए, डिजिट्स हुई, नंबर्स हुए, या ऑपरेटर्स हुए, है ना, कीवर्ड्स हुए, ऑल दीज आर टोकन्स। तो सबसे पहले क्या हुआ, जो पूरा प्रोग्राम आपने दिया उसको स्ट्रीम ऑफ टोकन्स में इसने लेक्सिकल एनालाइजर ने डिवाइड कर दिया। इसीलिए लेक्सिकल एनालाइजर को और क्या कहते हैं, स्कैनर भी कहते हैं, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट, टॉप टू डाउन पूरे के पूरे प्रोग्राम को स्कैन करता है और फिर टोकन में क्रिएट करता है। तो लेक्सिकल एनालाइजर को स्कैनर भी कहते हैं, टोकनाइजर भी कहते हैं, है ना। तो यहां लिख देती हूं मैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्कैनर एज वेल एज टोकनाइजर। इसी के लिए हम यूज करते हैं स्कैनर और टोकनाइजर। ये दोनों काम करता है, स्कैन भी करता है प्रोग्राम को और टोकनाइज भी करता है, ठीक है, दोनों इसी के नाम है। चलिए, अब जब ये स्ट्रीम ऑफ टोकन्स इसने जनरेट कर दिया तो उसके बाद ये जो टोकन्स होते हैं ये सिंटेक्स एनालाइजर के पास जाते हैं।
सिंटेक्स एनालाइजर इनसे एक पार्स ट्री बनाता है, या हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री बनाता है। बेसिकली ये सारी चीजें हमें कंपाइलर डिजाइन में पढ़नी है, डिफरेंट जो आपके चैप्टर्स आएंगे, ये जो फेजेस ऑफ कंपाइलर है ना, यही हमें पूरे के पूरे सब्जेक्ट में पढ़ने हैं, ये समझ लीजिए आप। तो यहाँ से ये जो स्ट्रीम ऑफ टोकन्स होते हैं, उनसे एक पार्स ट्री ये जनरेट करता है, पार्स ट्री जनरेट करता है। बेसिकली ये सिंटेक्स चेक करता है कि जो प्रोग्राम आप बना रहे हैं, जो टोकन्स आपने बनाए, प्रोग्राम का सिंटेक्स सही है या नहीं, है ना। सिंटेक्टिकली मतलब जो प्रोग्राम की ग्रामर है, उन ग्रामर रूल्स को फॉलो किया गया है या नहीं, सिंटेक्स एरर तो नहीं है। उस काम को करने के लिए सिंटेक्स एनालाइजर एनालाइज करता है ये जो टोकन्स आते हैं, स्ट्रीम ऑफ टोकन्स, उन्हें, और फिर उससे अगर कोई एरर नहीं आती तो ये पार्स ट्री जनरेट करता है, एरर आती है तो ये एरर को रिपोर्ट करता है, रुकता नहीं है। ये बात अभी हमने कही कि कंपाइलर में अगर कहीं कोई एरर आएगी तो कंपाइलेशन का प्रोसेस रुकेगा नहीं, जहां एरर आएगी उसको रिपोर्ट किया जाएगा और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, और ये बेसिकली, और दूसरा नाम क्या है इसका, इसे हम कहते हैं पार्सर। डिफरेंट टाइप ऑफ पार्सर हम पढ़ेंगे। तो ये सारा काम सिंटेक्स एनालाइजर का होता है, ये एक पार्स ट्री जनरेट करता है। तो डिफरेंट टाइप के यहाँ पर टॉप टू डाउन, बॉटम अप पार्सर हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और बेसिकली कंपाइलर कैसे काम करता है, पार्स ट्री कैसे करता है, पार्स कैसे करता है डिफरेंट प्रोग्राम्स को, वो यहीं पर सारा आइडिया, सारी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। ये यूनिट 2 के अंदर हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, चलिए, तो ये बेसिकली हम ये आइडिया समझ में आ रहा है साथ साथ कि किस किस तरह हमारा सिलेबस भी आगे बढ़ेगा। तो जब ये पार्स ट्री जनरेट हो जाता है तो फिर ये जाता है सिमेंटिक एनालाइजर के पास। और सिमेंटिक एनालाइजर बेसिकली क्या कहता है, ये सिमेंटिकली वेरीफाइड पार्स ट्री बनाता है। मतलब जो पार्स ट्री जनरेट हुआ, पार्स ट्री में क्या हुआ कि आपने जो लैंग्वेज थी आपकी, आपने उसके सिंटेक्स को चेक किया कि वो लैंग्वेज की जो ग्रामर है, जो ग्रामेटिकल रूल है, उन्हें फॉलो करता है या नहीं। अगर ग्रामेटिकल रूल को फॉलो करता है तो सक्सेसफुली एक पार्स ट्री जनरेट हो जाता है, ठीक है। अब सिमेंटिक एनालाइजर उस पार्स ट्री से सिमेंटिकली वेरीफाइड पार्स ट्री बनाता है। देखिए, सिमेंटिकली वेरीफाइड पार्स ट्री। सिमेंटिक एनालाइजर ने उसी पार्स ट्री में कुछ चेंजेस किए, जो चेंजेस उसमें रिक्वायर्ड थे, एग्जांपल से देखेंगे, और फिर उसको सिमेंटिकली वेरीफाई किया। मतलब कोई लॉजिकल मिस्टेक्स तो नहीं है प्रोग्राम में। ये प्रोग्रामर के एंड पर, प्रोग्रामर जब लिख रहा है तो उसने कोई इंस्ट्रक्शन, मान लो वो ऐड करना चाह रहा है, उसने मल्टीप्लाई तो नहीं कर दिया, है ना, या कुछ इस तरह की मिस्टेक्स तो नहीं है जहां पर जो लॉजिकली करेक्ट नहीं है ना। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि आपने एक वेरिएबल यूज किया लेकिन आपने उसे डिक्लेयर नहीं किया। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर सिमेंटिक एनालाइजर उन्हें वेरीफाई करता है। या फिर टाइप मिसमैच है, आपने किसी वेरिएबल को इंटीजर टाइप का डिक्लेयर कर रखा है और उसमें आपने फ्लोट को मल्टीप्लाई कर दिया, या आपने फ्लोट डिक्लेयर कर रखा है, उसमें किसी इंटीजर से मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हैं, तो टाइप मिसमैच आएगा। उस तरह की प्रॉब्लम्स को हैंडल करता है सिमेंटिक एनालाइजर। अभी कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, एक एक करके हम इन चीजों को पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो सिमेंटिकली वेरीफाइड पार्स ट्री आपका जो है, अब ये जो पार्स ट्री है ये इंटरमीडिएट कोड जनरेटर के पास जाएगा, और इंटरमीडिएट कोड जनरेटर एक इंटरमीडिएट कोड को जनरेट करेगा, है ना। अब बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंटरमीडिएट कोड होते हैं। फिलहाल के लिए एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम 3 एड्रेस कोड की बात करते हैं। तो यहाँ से ये 3 एड्रेस कोड जो है वो जनरेट करेगा। एग्जाम्पल में देखेंगे, जनरेट करके अपने आप समझ आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद ये जो 3 एड्रेस कोड है ये ऑप्टिमाइजर के पास जाता है। अब ये जो ऑप्टिमाइजर है ये मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजर है। इसको आप मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बहुत जगह ये खाली कोड ऑप्टिमाइजेशन के नाम से मिलेगा, ये जो फेज है। तो इसको मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजर कहते हैं, जो इंटरमीडिएट कोड के जस्ट बाद आता है। ये क्या करता है, ऑप्टिमाइज्ड कोड बनाता है। ऑप्टिमाइज्ड कोड मतलब कहीं पर अगर ऐसा लगे आपको कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ज्यादा हो रही है, आपने नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा यूज कर रखे हैं, तो उनको ऑप्टिमाइज रिड्यूस कर देता है। मिनिमल नंबर ऑफ रिसोर्सेज यूज करके इंस्ट्रक्शंस को लिखने की कोशिश करता है, और इंस्ट्रक्शन की लेंथ को इंक्रीज होने से रोकता है ना। कि अगर आपने 4 इंस्ट्रक्शन लिख रखी हैं, अगर वो रिड्यूस होकर 2 में हो सकती हैं तो 2 इंस्ट्रक्शन लिख दीजिए, तो उससे लेंथ कम हो जाती है प्रोग्राम की, तो ऑटोमेटिकली जो एग्जीक्यूशन में टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो कोड ऑप्टिमाइजर क्या करेगा, ऑप्टिमाइज्ड कोड बनाता है, या ऑप्टिमाइज्ड 3 एड्रेस कोड बनाएगा, ये जनरेट कर देता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो कोड जनरेटर होता है, ये जो कोड जनरेटर है ये बेसिकली मशीन लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज में कोड को जनरेट करता है। तो ये या तो असेंबली में, अगर हम कह रहे हैं कि असेंबली में जनरेट करता है, या फिर मशीन लैंग्वेज में बने हुए कोड में ये चेंज कर देता है। और फिर फर्दर एक और ऑप्टिमाइजेशन डिपेंड करता है कि आप चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो नहीं, ये और ऑप्टिमाइज कोड जनरेट कर देता है ना। इस कोड को भी आप फर्दर ऑप्टिमाइज मशीन के स्पेसिफिकली कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बातें क्या थी कि जो कंपाइलर के फेजेस होते हैं, मेनली वो 6 फेजेस हैं कंपाइलर के, जिनके बारे में हम यूजुअली बात करते हैं। ये जो ऑप्टिमाइजेशन फेज है, ये
ऑप्शनल है। ये वाला फेज मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज करते हैं, इसको ऑप्शनल यूजुअली रख देते हैं क्योंकि ये मशीन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो शुरू के 4 फेजेस हैं जैसे लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर, सिमेंटिक और इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, इन 4 फेजेस ये जो मिला के करते हैं उस काम को हम कहते हैं एनालिसिस पार्ट। तो ओवरऑल जो कंपाइलर है उसके 2 पार्ट हम बना देते हैं, एक एनालिसिस और एक सिंथेसिस। ठीक है, तो देखो कैसे, इस पूरे इन 4 फेजेस को तो हम कह देते हैं एनालिसिस पार्ट। चलो इसको आगे मैं बताऊंगी। तो ये जो 4 फेजेस हैं, लेक्सिकल, सिंटैक्स, सिमेंटिक और इंटरमीडिएट कोड, ये 4 मिलके बनते हैं एनालिसिस पार्ट, है ना। और ये जो ऑप्टिमाइजर है और कोड जनरेटर है ये बेसिकली आपका बनाता है सिंथेसिस पार्ट। एनालिसिस और सिंथेसिस 2 तरीके से हम कंपाइलर को डिवाइड कर देते हैं। इन यहाँ पर एनालाइज करते हैं प्रोग्राम को, इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है और इंटरमीडिएट कोड के ऊपर जब हम फाइनल कोड जनरेट करते हैं ऑप्टिमाइज करके, मशीन का जो ओरिजिनल कोड है जो मशीन पर रन होना है उसका जो होता है उसे हम सिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें डिटेल में पढ़नी है। अब 2 चीजें और यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, एक सिंबल टेबल और एक एरर हैंडलर। तो सिंबल टेबल बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि कंपाइलर के जितने फेजेस होते हैं वो सब सिंबल टेबल को यूज करते हैं। इनमें जो इनिशियल फेजेस होते हैं वो सिंबल टेबल के अंदर डेटा को एंटर भी करते हैं और बाद वाले जो फेजेस हैं वो उसको डायरेक्टली यूज करते हैं। अभी देखेंगे क्या मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप। और साथ में एक एरर हैंडलर होता है जिसका काम होता है एरर को रिपोर्ट करना और अगर कहीं होता है तो एरर को रिकवर करना। जैसे कुछ चीजें, कुछ एरर्स होती हैं जो ऑटोमेटिकली रिकवर भी की जा सकती हैं, तो वहां पर एरर हैंडलर डायरेक्टली काम करता है। ये भी सारे फेजेस से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो एग्जाम में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है कि सिंबल टेबल क्या होती है, कैसे पॉपुलेट करते हैं, एरर हैंडलर किस तरह से काम करता है डिफरेंट फेजेस के साथ, और ये डिफरेंट फेजेस क्या क्या काम करते हैं। आपको एक इंस्ट्रक्शन दी होगी, बताया कहा जाएगा कि बताइए पूरे फेजेस जो होंगे ये किस तरह फाइनली कोड जनरेशन होगा। तो ये सारी चीजें आपको अब एग्जाम्पल से समझनी है, एक एक करके देखते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले फेजेस ऑफ कंपाइलर में ये जो हमने अभी बात की कि कितने 6 फेजेस आपके होते हैं। लेक्सिकल मेन जो होते हैं, लेक्सिकल, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, कोड ऑप्टिमाइजेशन और कोड जनरेशन। वो जो मैंने दिया वो मैंने कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्टिमाइजेशन वाला स्टेप इसमें ऐड करके आपको बताया था। ठीक है, आप चाहें तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर एक सिंबल टेबल है जो कि एंटायर सोर्स प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन होल्ड करती है, जो आइडेंटिफायर्स आपने नए यूज किए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब आप किसी प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं, है ना, एक सेकंड, हाँ बेटा, ठीक है, तो कंपाइलर सिंबल टेबल बेसिकली क्या करेगी। अच्छा एक बात बताओ, आपने प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम में जितने भी आइडेंटिफायर्स हैं, जैसे कि कोई वेरिएबल आपने बनाया उसका नाम, या कोई फंक्शन बनाया, कोई एरे बनाया उसका नाम, तो जितने भी आइडेंटिफायर आप यूज करते हैं वो सारी यूजर डिफाइंड इन्फॉर्मेशन होती है। कंपाइलर को तो उनके बारे में नहीं पता होता। अगर हम किसी लैंग्वेज का कंपाइलर डिजाइन करते हैं तो उस लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, इनके बारे में जो चीज पहले से लैंग्वेज के अंदर है वो कंपाइलर को पता है, लेकिन जो यूजर डिफाइंड होती है वो कंपाइलर को नहीं पता। तो कंपाइलर उन चीजों को याद रखने के लिए, उनके टाइप्स रिकॉर्ड करने के लिए, उनका कितना स्कोप है, कहाँ वो स्टोर्ड है, इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन रखने के लिए एक डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है जिसे हम कहते हैं सिंबल टेबल। तो शुरू के जो एनालिसिस वाले जो फेजेस हैं वो सिंबल टेबल को यूज करके उसको पॉपुलेट करते हैं, है ना, किस तरह करते हैं, कौन से फेज में क्या चीज ऐड होती है। और फिर जो फर्दर सिंथेसिस वाले होते हैं या एनालिसिस वाले में भी कुछ फेजेस होते हैं जो डायरेक्टली यूज करते हैं, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करते। तो वो डेटा स्ट्रक्चर है जो कंपाइलर को कुछ एडिशनल चीजों को याद रखने के लिए यूज करता है। ठीक है, तो वो चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनको देखेंगे। फिर कुछ कंपाइलर ऐसे होते हैं जो मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइज फेज, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन और मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन दोनों जो है ये कहीं मिलेंगे कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये डिपेंडिंग अपॉन द मशीन और डिपेंडिंग अपॉन द कंपाइलर आपको अलग अलग मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन जो है वो ऑप्शनल है, वन और द अदर ऑफ द टू ऑप्टिमाइजेशन फेजेस में बी मिसिंग, जो बात हमने अभी कही। ठीक है, इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना, फिलहाल तो आपको 6 फेजेस का यहाँ पर ध्यान रखना है और ये फेजेस कैसे काम करते हैं वो ध्यान रखना है। अब जो मैंने आपको बात कही कि 2 पार्ट होते हैं कंपाइलर के, देखो हमने जो 6 फेजेस, मेजर जो 6 फेजेस थे, एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर और उसके बाद कोड ऑप्टिमाइजेशन, कोड जनरेशन, ये 7वां वाला मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, तो इन्हें तो हम कहते हैं सिंथेसिस वाला, एनालिसिस वाला पार्ट। दिस इज एनालिसिस, जो हमने अब बात कही, पहले 4 फेजेस, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और ये जो लास्ट के 2 फेजेस हैं ये आपके कहलाते हैं सिंथेसिस, है ना। इसका इंटरमीडिएट कोड जनरेशन ये क्या करता है, इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है। अब ये जो इंटरमीडिएट कोड होता है ना, ये मशीन डिपेंडेंट नहीं होता,
ये जितना भी काम आपने किया, ये सारा का सारा काम आपने किसी मशीन के ऊपर बैठ के कर दिया। अब ये जो इंटरमीडिएट कोड आया, ये मशीन इंडिपेंडेंट है। मतलब अब आप इसको किसी भी मशीन पे ले जाके ये फर्दर 2 फेजेस आप परफॉर्म करेंगे, उस मशीन पर आपका जो प्रोग्राम होगा वो टारगेट मोड में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मॉड्यूलरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये काम हम करते हैं। जनरली इस फेज को फ्रंट एंड कहा जाता है और इसको बैक एंड कहा जाता है। अब देखिए ध्यान से, 2 पार्ट होते हैं, 2 ग्रुप्स होते हैं यूजुअली कंपाइलर के। सबसे पहले एनालिसिस और दूसरा सिंथेसिस। ठीक है, एक जो बात मैंने यहाँ कही उसी बात को देखिए। फ्रंट एंड ऑफ द कंपाइलर भी कहते हैं, और ये जो पार्ट है कंपाइलर का, ये जो फेज, ये जो 4 फेजेस हैं, इनको अगर हम ग्रुप करते हैं तो ये मशीन इंडिपेंडेंट फेजेस हैं, ये मशीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, सोर्स प्रोग्राम के ऊपर डिपेंडेंट है, सोर्स लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ फेजेस दैट आर सोर्स लैंग्वेज डिपेंडेंट एंड टारगेट मशीन इंडिपेंडेंट। ठीक है, लेक्सिकल एनालिसिस, सिमेंटिक, सिंटैक्टिक और सिंबल टेबल क्रिएशन और इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, ये सारा काम इसके अंदर आ जाता है। सिंबल टेबल भी यहीं पर बनती है और वो सिंबल टेबल फिर फर्दर यूज होती है। ये एरर हैंडलिंग विच ईच ऑफ द फेज, यहाँ पर ऑब्वियसली इन सब फेजेस की जो एरर हैंडलिंग होती है वो भी इसके अंदर है। अगर कोई एरर आती है तो वो रिपोर्ट की जाती है और उसको फिक्स करते हैं बाद में, यूजर को बता देते हैं, यूजर उसको फिक्स करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरिएबल्स, डेटा टाइप, फंक्शन, और उनको सिंबल टेबल में ये स्टोर करता है, जो कि बाद में जो बाकी फेजेस होते हैं उनको यूज करता है। तो बस एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये जो फेजेस हैं, इन फेजेस में मेनली लेक्सिकल एनालिसिस और सिमेंटिक एनालिसिस, ये 2 फेज ऐसे हैं जो सिंबल टेबल के अंदर डेटा को एंटर करते हैं, बाकी सारे तो सिंबल टेबल को यूज करते हैं। ठीक है, अभी और एक एग्जांपल से देखेंगे, वहां अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ सिंबल की टेबल जो है वो क्रिएट होती है, जनरेट होती है कंप्लीटली, और यूज भी होती है, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्योरली यूज होती है, यहाँ उसमें नई कोई इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं होती। ठीक है, फिर सिंथेसिस वाला पार्ट है, बैकएंड जिसको कहते हैं, ये मशीन डिपेंडेंट है। ये जो पार्ट है ये मशीन के ऊपर काम करता है, मशीन डिपेंडेंट कोड जनरेट करता है, और ये पूरा पार्ट मशीन डिपेंडेंट कहा जाता है, इसीलिए इसको बैकएंड वाला पार्ट कहते हैं। पार्ट ऑफ द कंपाइलर दैट डिपेंड अपॉन द टारगेट मशीन बट नॉट ऑन द सोर्स लैंग्वेज। तो ये जो इंटरमीडिएट कोड आपने बनाया, ये मशीन इंडिपेंडेंट है, और इसको ये 2 स्टेप आप परफॉर्म करोगे तो वो उस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर जाके आपको असेंबली कोड जनरेट करके देगा। तो किसी भी मशीन पर अगर रन करना है तो इतना काम आपने कर लिया, ये जो कोड होगा अगर इसे आप लेके जाओगे और ये 2 स्टेप उस मशीन के ऊपर परफॉर्म करोगे तो उस मशीन के ऊपर टारगेट मशीन कोड आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी ये प्रोवाइड करता है। बैकएंड में कोड जनरेशन और नेसेसरी फीचर्स ऑफ कोड ऑप्टिमाइजेशन आर यूज्ड, और यहाँ एरर हैंडलिंग और सिंबल टेबल ऑपरेशंस जो हैं वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। इस बात का मतलब क्या है कि सिंबल टेबल और एरर हैंडलर ये तो 6 के 6 फेजेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, 6 के 6 को अवेलेबल रहते हैं, कोई डायरेक्टली यूज करता है और कोई उसको मैनिपुलेट भी करता है। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। फिर अब एक एक करके एक एक फेज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फेज है लेक्सिकल एनालिसिस, जिसको हम स्कैनिंग भी कहते हैं, टोकनाइजर का काम भी करता है। ये क्या करता है, किस तरह काम करता है, एक एग्जाम्पल से पहले समझेंगे और फिर एक एक करके इसको चेक करेंगे। देखिए चलिए एक एग्जाम्पल में लेके चलती हूँ। सपोज हमने लिखा फ्लोट ए बी सी, ये कोई डिक्लेरेशन हमें दी हुई है ना, और हमारे पास एक स्टेटमेंट है a इज इक्वल टू बी प्लस सी इंटू 60, ये स्टेटमेंट है। और इस पूरे स्टेटमेंट के लिए हमें पूरा कंपाइलेशन का सीक्वेंस शो करना है, फेजेस ऑफ कंपाइलर किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, एक एक करके इसको देखेंगे। तो सबसे पहले जब ये हमारा इसके पास गया, लेक्सिकल एनालिसिस के पास गया, अगर हम कहें कि लेक्सिकल एनालाइजर के पास हमने इसको भेजा, है ना, अगर मान लीजिए लेक्सिकल एनालाइजर के पास मैंने इस इंस्ट्रक्शन को भेजा, तो लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, इसको क्या करेगा, ये क्या था, ये हमारी है प्योर एचएलएल, इसको बात कर रहे हैं कि ये लेफ्ट टू राइट एक एक को रीड करेगा और उनको टोकन में कन्वर्ट करेगा, यही काम तो करता है। अब टोकन वो किस तरह कन्वर्ट करता है, एक एक करके लेफ्ट टू राइट चलते जाओ। सबसे पहले क्या क्या मिला, ए मिला, फिर इक्वल टू मिला, फिर बी मिला, फिर प्लस मिला, फिर सी मिला, फिर मल्टीप्लाई मिला, फिर 60 मिला। इस तरह से एक एक करके उसको चीजें मिली। ये टोकन्स है, a इज इक्वल टू बी प्लस सी इंटू 60, a इज इक्वल टू बी प्लस सी इंटू, सिर्फ और खुला खुला लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू बी प्लस सी इंटू 60, है ना, ये इसे मिला। तो ये a क्या है, a है आइडेंटिफायर, इसने देखा ये क्या क्या है, दिस इज आइडेंटिफायर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आईडी और इसका आइडेंटिफायर नंबर 1, इस तरह से ये इसको रिप्रेजेंट करता है। एक एक करके देखते जाना। इसने देखा ए क्या है, एक आइडेंटिफायर, ए के बाद में इक्वल आ गया, इक्वल क्या है, एक ऑपरेटर, दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर, है ना। और फिर क्या आया आपका बी, बी क्या है, आइडेंटिफायर, बी भी एक आइडेंटिफायर है, और ये आइडेंटिफायर नंबर 2 है,
तो आइडेंटिफायर, पहला आइडेंटिफायर, दूसरा आइडेंटिफायर, इस तरह से रिकॉर्ड करता है। ये क्या है? आईडी, आईडी स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफायर, और 1 और 2 मतलब नंबर 1 नंबर 2 सीक्वेंस ऑफ आइडेंटिफायर जो जनरेट हो रहे हैं। प्लस इज द एडिशन ऑपरेटर, इस तरह से ये स्कैन करके रीड कर रहा है। सी इज आइडेंटिफायर अगेन, है ना। थर्ड आइडेंटिफायर, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी। व्हाट इज दिस? दिस इज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। है ना। और ये क्या है? दिस इज इंटीजर कांस्टेंट। तो ये हो गए आपके सारे टोकन। इसने क्या किया? टोकनाइजेशन का काम कर दिया। तो देखो इसको क्लोज कर देते हैं, है ना। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज टोकनाइजर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज टोकनाइजेशन। किसने किया? किसमें कौन कर रहा है टोकनाइजेशन? लेक्सिकल एनालाइजर। जो भी इसको स्टेटमेंट मिला, इसने स्कैन किया लेफ्ट टू राइट, पहले इसलिए इसको स्कैनर भी कहते हैं, और फिर उनको टोकन्स में इसने क्रिएट कर दिया। अब टोकन्स के केस में यहां पर अगर मैं इसको कहूं कि ये क्या है, ये जो है बहुत ध्यान से आपको आइडेंटिफाई करना है, ये सब क्या है? दीज आर कॉल्ड एज लेक्सीम्स। दीज आर कॉल्ड एज लेक्सीम्स, जो कि मतलब एक तरीके से आप ये देखिए कि मीनिंगफुल वर्ड जो मिल रहा है, ए इज अ लेक्सीम, इक्वल टू इज अ लेक्सीम, टोकन है तो टोकन कौन सा है? आइडेंटिफायर, है ना। इक्वल क्या है? ऑपरेटर। एक्चुअली ये सारे टोकन्स हैं, लेकिन ये लेक्सीम है जो आपको इसके अंदर मिल रहे हैं। मीनिंगफुल जो वर्ड्स मिले उन सबको हम लेक्सीम बोलते हैं। और टोकन किसे बोलते हैं? जो लैंग्वेज के अंदर आइडेंटिफाई होते हैं, जैसे आइडेंटिफायर हुआ, ऑपरेटर हुआ, या आपका कांस्टेंट हुआ, ये सारे आप टोकन कहलाते हैं, है ना। तो लेक्सिकल एनालाइजर लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम पूरे के पूरे जो कोड है आपका उसको एनालाइज करेगा और उसको टोकन्स में कन्वर्ट कर देगा। लेक्सीम सारे आइडेंटिफाई करेगा और उन लेक्सीम्स के करस्पॉन्डिंग कौन सा टोकन है वो ये बता के आपको चलेगा। इस काम के लिए डीएफए यूज करता है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अपने ऑटोमेटा में ऑलरेडी पढ़ रखा है, अगर टाइम मिलेगा मैं इसको पूरा बताऊंगी आपको कि किस तरह से कंपाइलर को हम जो कोड देते हैं वो रेगुलर एक्सप्रेशन से, फिर एप्सिलॉन एनएफए, उससे फिर एनएफए, फिर डीएफए, फिर उससे मिनिमाइज डीएफए, और फिर वो रिकॉग्नाइज करता है इन टोकन्स को। तो लेक्सिकल एनालिसिस बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा का यूज करता है फाइनली टोकन्स को आइडेंटिफाई करने के और चेक करने के लिए कि एक वैलिड टोकन है या नहीं। उसका डिस्कशन हम अच्छे से करेंगे अभी। तो फिलहाल पहले स्टेप की बात कर रहे हैं। तो टोकनाइजर ने इतना काम यहां पर कर दिया। अब इस काम के साथ साथ और इसने क्या किया? पहला काम तो इसने ये किया, फर्स्ट जॉब, दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब दूसरा काम इसने क्या किया? सिंबल टेबल, क्रिएशन ऑफ। इसका पहला काम ये है, दूसरा ये है, क्रिएशन ऑफ सिंबल टेबल। इसने सिंबल टेबल क्रिएट की। अब देखो ध्यान से, सिंबल टेबल में इसने क्या क्या क्रिएट किया, क्या क्या लिखा? एक सिंबल टेबल बना ली, ठीक है। उसमें सबसे पहले तो सीरियल नंबर डाला, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, और फिर वेरिएबल का नाम डाला। और भी बहुत सारी एंट्रीज आएंगी, लेकिन वो एंट्रीज अभी हमने इसमें फिल नहीं की। जैसे कितना स्पेस लेगा, वेरिएबल का स्कोप कितना होगा, उसका टाइप कितना होगा, उन सब एंट्रीज का काम फिल करने का लेक्सिकल एनालाइजर का नहीं है। ये क्या करेगा? बस सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2 और सीरियल नंबर 3, इसने 3 एंट्री क्रिएट की। किसके करस्पॉन्डिंग? ना तो ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग सिंबल टेबल में याद रखने की जरूरत है, ना ही उसे कॉन्स्टेंट्स को याद रखने की जरूरत है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सी के कंपाइलर को पता है। जो नहीं पता, यूजर डिफाइंड, वो याद रखना है। क्या क्या? वेरिएबल नेम ID1, ID2, ID3, ABC, ये उसने याद कर लिए, है ना। ये क्या है? आइडेंटिफायर 1, दिस इज आइडेंटिफायर 2 एंड दिस इज आइडेंटिफायर 3। इस तरह से उसने सिंबल क्रिएट, यहाँ सिंबल टेबल यहाँ से क्रिएट कर ली। तो बेसिकली जब ये जो स्ट्रीम ऑफ ये जो था, तो यहाँ से अगर हम सीधा सीधा देखें कि जैसे ये हमारी गई थी, दिस इज A प्लस या A इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर एक ही पिक्चर के अंदर सारी चीज बता रही हूँ किस तरह से जनरेट होके आया। A प्लस B, A इज इक्वल टू B प्लस C इंटू 60। जब ये लेक्सिकल एनालिसिस हुआ इसका, तो लेक्सिकल एनालाइजर ने इसको किस तरह से ब्रेक कर दिया? A इज ID1, मैं डायरेक्टली इसको लिख रही हूं, तो इसको क्या करेंगे? दिस इज ID1 इज इक्वल टू ID2 प्लस ID3 इंटू 60। ये हमारा इसका आउटपुट है। दिस इज द आउटपुट ऑफ
लेक्सिकल एनालाइजर, ठीक है। ये काम बेसिकली इस तरह से इसने कर दिया। इतना क्लियर हो गया? तो पहला स्टेप हमारा परफॉर्म हो गया, जो भी हमने कोड दिया उसको इसने अप टू डाउन स्कैन किया और फिर फाइनली उसने ये आउटपुट यहाँ पर जनरेट करके हमें दे दिया। अब ये जो आउटपुट है ये किसके पास जाएगा? ये जाएगा आपका सिंटेक्स एनालाइजर के पास, और वो इस आउटपुट से एक पार्स ट्री जनरेट करेगा। कैसे जनरेट करेगा वो सीखते हैं, ठीक है। इसी को एक बार कॉपी कर लेते हैं। चलिए देखिए, देखिए बेटा अब क्या हुआ, यहां देख लीजिए। चलो, तो जो काम हमने किया था अब उसके आगे की बात करते हैं। लेक्सिकल एनालाइजर के पास ये गया, है ना, और उसने क्या बना दिया, हमारा ID1 इज इक्वल टू ID2 सेकेंड आइडेंटिफायर प्लस ID3, इसने आइडेंटिफाई कर लिया कि आइडेंटिफायर्स इनटू 60, है ना, ये जनरेट किया। अब ये जो हमारा बना ये किसके पास गया? सिंटेक्स एनालाइजर के पास गया। सिंटेक्स एनालाइजर इससे क्या करेगा? पार्स ट्री जनरेट करेगा। अब वो पार्स ट्री किस तरह जनरेट करेगा, बहुत ध्यान से समझनी है एक बात। पार्स ट्री का मतलब क्या है? सिंटेक्स एनालाइजर का काम क्या है कि वो जो स्टेटमेंट जो ट्रांसलेट वो इस टाइम कर रहा है, हम इस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन हो रहा है, तो इसे ट्रांसलेट करते समय वो ये देखेगा कि जो जिस लैंग्वेज के लिए हम कंपाइल कर रहे हैं कोड को, उस लैंग्वेज का जो ग्रामर, जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं, क्या वो ग्रामेटिकल रूल्स कंप्लीटली फॉलो हो रहे हैं। अगर वो ग्रामेटिकल रूल्स यहाँ फॉलो नहीं हो रहे हैं तो ये एरर रिपोर्ट करेगा, और अगर हो रहे हैं तो ये सक्सेसफुली पार्स ट्री जनरेट यहाँ पर कर देगा। तो किस तरह से ये काम करेगा? अब लैंग्वेज के ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं, ये कैसे ये चेक करेगा? इसका मतलब लैंग्वेज की ग्रामर इसके पास होगी। तो एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए हम कोई ग्रामर लिखते हैं, आपने ये ऑटोमेटा में पढ़ रखा है ना, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पढ़ी है ना। जनरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए CFG यूज होती है। तो आपने आपके पास ग्रामर रूल्स हैं, उन ग्रामर रूल से अगर आपको कोई स्ट्रिंग जनरेट करनी है, बेसिकली स्ट्रिंग ही तो है, आपको एक स्ट्रिंग जनरेट करनी है, अगर उस ग्रामर से वो स्ट्रिंग जनरेट हो जाती है तो हम ये कहते हैं ना कि ये जो ग्रामर है वो इस लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करती है, इसका मतलब सही है, ये ग्रामेटिकली ठीक है, इसी तरह बोलते हैं। तो अब एक एग्जांपल की हेल्प से इस चीज को देखते हैं। देखिए, सपोज मैंने क्या कहा, किस तरह से हम इसे जनरेट कर रहे हैं। सपोज मैंने कोई ग्रामर ली, इनिशियली कैसे ले सकते हैं? सपोज S टेंड्स टू ID इक्वल टू E, एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में लिख रही हूँ, E टेंड्स टू E प्लस T और T is T multiplied या T multiplied by F, T multiplied by F और F, and F is either ID और int। ये मैंने ग्रामर लिखी, है ना। इस ग्रामर का अगर मैं पार्स ट्री जनरेट करूं, मुझे क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये जो स्ट्रिंग है बेसिकली, ये स्ट्रिंग क्या इस ग्रामर का यूज करके हम जनरेट कर सकते हैं? कैसे करते हैं? हम ग्रामर के वही प्रोडक्शंस यूज करते हैं, ये बात आप जानते होंगे होपफुली। हालांकि मैं डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगी आपको, ये सब चीजें हम बहुत बाद में अच्छे से डिस्कस भी करेंगे कंप्लीटली। जब हम पूरा सिंटेक्स एनालाइजर पढ़ेंगे, पार्सर पढ़ेंगे, तो वो ये सब काम करेगा। लेकिन अगर फेजेस ऑफ कंपाइलर में आपको ये चीज देखनी हो तो पहले समझ लेते हैं, फिर डायरेक्टली एक शॉर्टकट देख लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ID है सबसे पहले, ID इक्वल टू, यहाँ लेफ्ट टू राइट इस तरह चलेंगे तो सबसे पहले ये वाला प्रोडक्शन हम यूज कर रहे हैं। तो किस तरह जनरेट हुआ ये S, है ना, और यहाँ पे लिख दिया हमने ID, यहाँ लिखा E, यहाँ इक्वल, यहाँ लिखा E, है ना, इस तरह से लिख दिया। तो ID इक्वल टू, इतना तो हमें मिल गया। अब हमें फिर चाहिए ID प्लस ID, तो E का ये वाला प्रोडक्शन यूज कर ले, E को एक्सपैंड कर ले, E इज इक्वल टू E प्लस T। तो देखिए हमने इसको फर्दर एक्सपैंड किया, E प्लस T, है ना। तो ID इक्वल टू E प्लस T, हमें क्या चाहिए, प्लस तो चाहिए, लेकिन यहाँ पर E नहीं चाहिए, ID चाहिए। तो E से ID कैसे मिलेगी? ID F के पास है, तो E से T पे जाओ, T से F पे जाओ, F से ID पे चले जाओ। तो E से T पे जाओ, T से F पे जाओ और F से ID पे चले जाओ। तो देखो ID इक्वल टू ID तो मिल गया, इस तरह से प्रोडक्शन हम करते थे, इतना हमें मिल गया। प्लस हमारे पास ऑलरेडी है ना, प्लस ऑलरेडी है, तो ID प्लस ID हमें मिल चुका। अब हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई चाहिए, ID मल्टीप्लाइड बाय 60। तो इस T के लिए ये प्रोडक्शन यूज कर लेते हैं। तो दिस इज T मल्टीप्लाई F, है ना, ID इक्वल टू ID प्लस ID इज इक्वल टू ID प्लस ID मल्टीप्लाइड बाय 60। तो इस T से हमें ID चाहिए, तो इस T के पास हम F पे गए, फिर हमें फिर ID जनरेट हो गई। तो ID इज इक्वल टू ID प्लस ID जब मिल गई, मल्टीप्लाई F की जगह हमें क्या चाहिए,
60। तो यहाँ ये इंट है तो f से हम डायरेक्टली इंट आ जाएगा और ये हमें मिल गया, है ना। ये आईडी कौन सी हो गई, दिस इज आईडी 1, दिस इज, या यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं इससे और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये पार्स ट्री हमने जनरेट किया और अब हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी स्ट्रिंग है वो इस पार्स ट्री को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। तो देखिए दिस इज आईडी 1, दिस इज आईडी 2, दिस इज आईडी 3 एंड दिस इज मल्टीप्लाई एंड दिस इज 60। तो देखो ये क्या हुआ, आईडी 1 इज इक्वल टू, अगर हम वैसे वैसे सीधा सीधा देखें इसको, ये देखो अगर मैं सीधा सीधा इसको चेक करूं तो दिस इज आईडी 1 लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम, इसको रीड करो, इक्वल, उसके बाद आईडी, है ना, इक्वल रीड किया, फिर आईडी हुआ और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई और उसके बाद 60। ये पूरा का पूरा हमारी स्ट्रिंग जनरेट हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पार्सर है या सिंटेक्स एनालाइजर है, ये बेसिकली क्या करता है, इसने लैंग्वेज की ग्रामर के हिसाब से उस स्ट्रिंग को के करस्पॉन्डिंग एक पार्स ट्री जनरेट करने की कोशिश की और अगर वो पार्स ट्री सक्सेसफुली जनरेट कर पाया तो इसका मतलब इस स्ट्रिंग को इस लैंग्वेज की ग्रामर आइडेंटिफाई करती है, इसका मतलब ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब सिंटेक्स एनालाइजर ने क्या किया, ग्रामेटिकली करेक्ट चेक करने के लिए उसने जो ग्रामर है लैंग्वेज की उसके हिसाब से पार्स ट्री को जनरेट किया और अगर वो पार्स ट्री उस स्ट्रिंग को रिकॉग्नाइज कर रहा है तो इसका मतलब ये जो पार्सर है उसने उसको सिंटेक्टिकली चेक कर लिया कि हाँ सिंटेक्स इसका ठीक है। अब ऑब्वियसली एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो ये ग्रामर याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसका शॉर्ट में पार्स ट्री यहाँ पर जनरेट करके दिखा सकते हैं एग्जाम के लिए किस तरह से, ये भाई ये हमने ये वाला फेज हमने यूज किया और इसका पार्स ट्री जनरेट हो गया, वो डायरेक्टली मैं यहाँ जनरेट करके दिखा रही हूँ। अगर मैं इसका पार्स ट्री क्रिएट करूं, इसका डायरेक्टली मैं इसका पार्स ट्री क्रिएट करूं तो कैसे करेंगे, हमेशा ट्री के रूट पर कौन सा ऑपरेटर होता है, हमें पता है कि अगर हम, ये हमने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ रखा है कि अगर हमें कोई एक्सप्रेशन दिया है तो हम उसका ट्री कैसे बनाएंगे, तो बस उसी बेसिस पे आप इसका ट्री जनरेट कर लो एक डायरेक्टली, है ना। इतना लंबा प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, एक बार मैं समझा दो और ट्री फिर डायरेक्टली यहाँ से क्रिएट करके दिखा दो। जो सबसे लास्ट में होगा वो रूट पे रहेगा, तो इक्वल यहाँ रहेगा, इक्वल के इधर है ए और इधर आ जाएगा ये पूरा एक्सप्रेशन। इस पूरे एक्सप्रेशन में बाद में कौन सा होगा, प्लस, तो यहाँ इसका रूट होगा प्लस, प्लस के इधर आ जाएगा बी और इधर आ जाएगा आपका सी मल्टीप्लाइड बाय 60। अब यहाँ मल्टीप्लाई, इधर सी, इधर 60, तो ये आपका ये पार्स ट्री जनरेट हो गया, है ना। अब आप चाहें तो ये ए बी सी जो है आपके, इन्हें आप रिप्लेस कर दें, इनको मैं अगर मैं रिप्लेस करूं तो किस तरह से लिखें, ये लो आप आईडी की फॉर्म में भी इन्हें लिख सकते हैं, किस तरह से, ऐसे, दिस इज आईडी 1, दिस इज आईडी 2, दिस इज आईडी 3, है ना, और आईडी 3 और ये क्या है 60। तो ये आपका यहाँ पे पार्स ट्री जनरेट हो गया। तो क्या किया सिंटेक्स एनालाइजर ने, सिंपल उठाया और लैंग्वेज ग्रामर के हिसाब से पार्स ट्री को जनरेट कर दिया। इस ड्यूरेशन में इसने सिंबल टेबल से क्या लिया, सिंबल टेबल से सिर्फ इसने एक्सेस किया, है ना, कि कौन कौन से आपने वहां पे जो ये सेव किए हुए हैं आईडी 1, आईडी 2, आईडी 3, इसने कोई भी नई इंफॉर्मेशन उस टेबल के अंदर एंटर नहीं की। अब एरर कौन कौन सी आ सकती हैं इन्हीं दो फेजेस में, जैसे लेक्सिकल एनालिसिस हमने की तो यहाँ पर किस तरह की एरर आ सकती थी, अगर हमने कोई वेरिएबल का नाम ही गलत ले लिया, मान लो मैंने लिया a इज इक्वल टू या डॉलर बी या आप कह सकते हैं 13b सी, है ना, प्लस c इंटू 60, मान लो ये ले लिया, तो ये तो आइडेंटिफायर का नाम ही गलत है, ये वैलिड आइडेंटिफायर रूल्स में नहीं है, तो यहाँ पर ये एरर जनरेट करेगा। तो लेक्सिकल एनालिसिस जो होता है बेसिकली वो किस तरह की एरर जनरेट करता है कि कहीं कोई मिसिंग सिंबल है या कोई रॉन्ग सिंबल आपने लगा दिया, आइडेंटिफायर का नाम आपने गलत यूज किया है, उस तरह की एरर जो होती है वो लेक्सिकल एनालिसिस फेज में जाती हैं, वो एरर हैंडलर को रिपोर्ट कर देता है। ठीक है, अब सिंटेक्स एनालाइजर किस तरह की एरर्स देखेगा, ये देखेगा कि कहीं सिंटेक्स में गलती तो नहीं है, भाई सिंटेक्स में अगर कोई आपने ग्रामेटिकल रूल प्रॉपर फॉलो नहीं किया तो उस तरह की जो मिसिंग सेमीकोलन है ना, कहीं सेमीकोलन नहीं लगाया आपने, यहाँ कहीं पर आपने इक्वल टू यूज नहीं किया, आपने प्लस यूज कर लिया, गलत सिंबल अगर आपने यूज कर लिया, उस तरह की सिंटेक्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी ग्रामर में, वो सारी के सारी सिंटेक्स एनालाइजर जनरेट करता है। तो इसका आउटपुट क्या हुआ, ये सिंटेक्स, ये जो इसने ट्री बनाया पार्स ट्री, दिस इज द आउटपुट ऑफ सिंटेक्स एनालाइजर। अब ये जो आउटपुट होगा ये किसके पास जाएगा, ये आउटपुट जाएगा आपका सिमेंटिक एनालाइजर के पास। तो अभी तक हमने जितनी बात की उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये देखिए दोनों फेजेस की बात कर ली हमने, इनको रीड आउट करते हैं। लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, स्कैन द सोर्स कोड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ग्रुपिंग दीज कैरेक्टर्स इनटू द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंगफुल डेटा, जिन्हें हम टोकन्स कहते हैं। सिंटेक्स रूल के हिसाब से ये टोकन्स बनाता है। ठीक है, टोकन कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, ऑपरेटर, पंक्चुएशन मार्क्स, ये सब हो सकते हैं।
अब इंपॉर्टेंट एक और बात इंपॉर्टेंट क्या है कि ये कमेंट्स एलिमिनेट कर देता है। आप प्रोग्राम में जो भी कमेंट्स लिखते हैं, कोई ब्लैंक स्पेसेस होते हैं, टैब्स होते हैं, उनको ये प्रोग्राम से ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है स्टार्टिंग में स्कैन करते टाइम। ठीक है, अब इनवैलिड कैरेक्टर्स अगर आपके आते हैं तो वो लेक्सिकल एनालिसिस ही चेक कर लेता है कि इनवैलिड कैरेक्टर अगर है तो उससे रिलेटेड एरर ये रिपोर्ट कर देता है एरर हैंडलर को। इफ एन इनवैलिड कैरेक्टर और अननोन सिंबल इज फाउंड, कोई ऐसा सिंबल जो ये नहीं जानता, तो ये एरर हैंडलर को अकॉर्डिंगली बता देता है। और इसके साथ साथ जब ये प्रोग्राम को पढ़ता है तो प्रोग्राम की कौन सी लाइन की, कौन सी रो के, कौन सी कॉलम में एरर है, ये भी सारी की सारी डिटेल लेक्सिकल एनालाइजर ही अपने पास मेंटेन करके रखता है। तो देखिए, लाइन नंबर, सोर्स फाइल के अंदर कौन सी लाइन नंबर है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी लेक्सिकल एनालाइजर प्रोवाइड करता है। एरर हैंडलर को मान लीजिए किसी लाइन में कोई प्रॉब्लम आई और किसी भी फेज ने एरर हैंडलर को कहा कि एरर है, तो एरर हैंडलर लेक्सिकल एनालाइजर से पूछेगा कि बताओ भाई ये जो एरर है इसका लाइन नंबर क्या है। तो लाइन नंबर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो लेक्सिकल एनालाइजर रिकॉर्ड करके रखता है। जो आपको कंपाइल करने पर पता चलता है ना कि कौन सी लाइन में एरर है, तो उसका काम वो लेक्सिकल एनालाइजर के थ्रू पता चलता है। और ये सिंपल टेबल एंट्री क्रिएट करता है हर एक आइडेंटिफायर के बारे में, लेकिन डेटा टाइप अभी उसने एंटर नहीं किया। सिर्फ आइडेंटिफायर का जो नाम है और सीरियल नंबर है वो ये मेंटेन कर देता है। इसको डेटा टाइप से कोई मतलब नहीं। इसने तो देखा कि पूरी स्ट्रीम ऑफ एक वो है और उसमें से उसने टोकनाइज करके उन टोकन्स को सिंबल टेबल में क्रिएट कर दिया। ये नहीं देखा कि वो डिक्लेयर्ड भी है या नहीं। ये काम सिमेंटिक एनालाइजर का है, ये इसका काम नहीं। ठीक है, अब सिंटेक्स एनालिसिस या पार्सिंग क्या करता है, ये प्रॉपर ग्रामेटिकल रूल फॉलो हुए या नहीं ये देखकर, जैसे कि करेक्ट यूज ऑफ ऑपरेटर, कीवर्ड, पैरेंथेसिस सही जगह लगे हैं नहीं लगे हैं, सिंटेक्स के हिसाब से उनको ये यहाँ पे देख के वेरीफाई करता है। और ये वेरीफाई करेगा कि वो लेक्सिकल एनालाइजर ने जो टोकन बनाए हैं वो प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड हैं सिंटेक्स के हिसाब से या नहीं। अगर नहीं है तो वो एक एरर जनरेट यहाँ पर कर देता है। तो ये दोनों फेज हमने इस मतलब ये जो एग्जाम्पल हमारा था, इस एग्जाम्पल ये दोनों फेज हमने रन करके देख लिए। अब इसके बाद क्या होगा, तीसरा फेज क्या है हमारा, सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस बेसिकली क्या करता है कि ये चेक करता है कि जो काम आप कर रहे हैं वो लॉजिकली करेक्ट है या नहीं, सिमेंटिकली वेरीफाइड है या नहीं। अब लॉजिक का क्या मतलब हुआ कि आपने वेरिएबल्स को टोकन तो बना दिए, क्या वो वेरिएबल डिक्लेयर्ड भी है या नहीं, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है वो वेरिएबल डिक्लेयर्ड ही नहीं है, या फिर आप दो वेरिएबल के बीच में ऑपरेशन कर रहे हैं, टाइप उनके अलग अलग हैं, टाइप मिसमैच की प्रॉब्लम आएगी। या फिर एक ही वेरिएबल, एक ही नाम के दो वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिए, मतलब मल्टीपल डिक्लेरेशंस अगर हो गई। तो इस तरह की जो लॉजिकल प्रॉब्लम, सिमेंटिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सिमेंटिक एनालाइजर फाइंड आउट करता है। ठीक है, तो क्या हुआ, सिमेंटिक एनालिसिस फेज इंश्योर्स द सोर्स कोड मेक सेंस, लॉजिकली सेंस बना रहा है या नहीं। ये चेक करता है कि कोई सिमेंटिक एरर तो नहीं है, जैसे कि टाइप मिसमैच, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल्स, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल डिक्लेरेशंस आल्सो, है ना। इस तरह की जो एरर्स होती हैं वो सारी की सारी ये फाइंड आउट करता है। अभी देखेंगे क्या मतलब है इसका। सिंटेक्स ट्री, और जो पहले फेज में जो सिंटेक्स ट्री बना, जो पार्स ट्री बना, उसे हम एएसटी भी बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री या पार्स ट्री भी समझ सकते हैं, जो बना। और सिंबल टेबल, उनको यूज करके ये यहाँ पर कंसिस्टेंसी चेक करता है कोड की, जो कोड ये पढ़ रहा है उसको देखता है कि कितना सही है, कितना कंसिस्टेंट है। ठीक है, उस ट्री को देखेगा और सिंबल टेबल में जाके देखेगा। और ये जो टाइप इन्फॉर्मेशन होती है उसको ये कलेक्ट करता है और सिंबल टेबल में स्टोर करता है। अभी तक हमने टाइप इन्फॉर्मेशन सिंबल टेबल में नहीं डाली ना कि कौन सा आइडेंटिफायर किस टाइप का है, ये काम सिमेंटिक एनालाइजर का होता है। और फिर फाइनली ये जो सिंबल टेबल होती है ये फर्दर ये आगे चेक करता है। तो कौन कौन सी टाइप सिमेंटिक एरर्स होती हैं, टाइप मिसमैच, जैसे यहाँ पर हमने जो लिख रखा है उसमें a = b + c × 60, ये a b c ये जो है ये सारे के सारे हमने फ्लोट डिक्लेयर कर रखे हैं, और ये क्या है, ये इंट है। तो टाइप मिसमैच हो गया, आप एक फ्लोट वेरिएबल को इंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है, एरर रेज करने के बजाय कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी भी होती है ना जो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कर देती हैं, ऑटोमेटिकली टाइप कास्ट कर देती हैं, मतलब दिस इंटीजर विल बी प्रमोटेड टू 60.0, है ना, एंड दैट दिस 60.0 विल बी मल्टीप्लाइड विद c, ऐसा होता है ना। तो यहाँ ये एरर रिपोर्ट करने की बजाय ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट करता है एरर हैंडलर के साथ मिलके, रिकवर करता है इस एरर से। तो सिमेंटिक एरर में टाइप मिसमैच की प्रॉब्लम जब जहां आएगी वहां ये देखेगा, अगर इस तरह की नहीं है, ऐसी है जो हैंडल नहीं हो सकती, उसको ये रिपोर्ट करेगा। अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल, अगर हम ये कहें कि हमने a = b + c × 60 यूज कर लिया और गलती से मैंने abc को ऊपर फ्लोट abc डिक्लेयर नहीं किया, तो जब डिक्लेयर नहीं करोगे तो उनका टाइप कहां से पता चलेगा। तो ये अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल की एरर जो होगी वो भी यही रेज करेगा। या फिर आइडेंटिफायर जो है, रिजर्व्ड आइडेंटिफायर मिसयूज, इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपने कीवर्ड, मान लीजिए आपने फ्लोट और इंट नाम का आपने कोई वेरिएबल ले लिया, तो ये तो गलत हो गया ना, इंट नाम का आप कोई वेरिएबल नहीं ले सकते क्योंकि ये तो कीवर्ड है। तो इस तरह की जो एरर्स होती हैं उन एरर्स को रेज करता है आपका सिमेंटिक एनालाइजर
इंपॉर्टेंट है, ये बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं कि कौन से पेज में किस तरह की एरर्स आती हैं। तो बस लेक्सिकल एनालाइजर ने क्या किया, उसने तो बस ये देखा कि आइडेंटिफायर सही से बन भी रहे हैं या नहीं। अगर कहीं टोकन जनरेट नहीं हो पा रहा, बीच में कुछ गलत सिंबल आ गया, तो वो तो वहां रेज करेगा एरर, है ना। जो सिंटेक्स एनालाइजर है वो सिंटेक्स चेक करेगा, कहीं सेमीकोलन तो मिस नहीं हो गया, इस तरह की एरर चेक करेगा। फिर सिमेंटिक एनालाइजर जो होगा वो देखेगा कि भाई डिक्लेयर भी कर रखा है या नहीं, टाइप मिसमैच तो नहीं है, मल्टीपल डिक्लेरेशन तो नहीं है। इस तरह की प्रॉब्लम सारी की सारी सिमेंटिक एनालिसिस का काम होता है ना। और इसके बाद ये क्या करता है, ये एक सिमेंटिकली वेरीफाइड पार्स ट्री जनरेट करता है। तो देखिए ये जो हमने काम किया था, इसी के आगे सिमेंटिक एनालाइजर किस तरह से काम करेगा उसको देखते हैं। देखो, तो सिमेंटिक एनालाइजर के बाद ये जो फेज है ये किस तरह मॉडिफाई करता है। तो ये काम तो हमारा हो गया, सिंटेक्स एनालाइजर ने इतना काम कर दिया। अब देखो, तो ये जो हमारा पार्स ट्री जनरेट हुआ, यहां से जो ये जो पार्स ट्री हमारा जनरेट हुआ है, ये किसके पास गया, ये गया सिमेंटिक एनालाइजर के पास। सिमेंटिक एनालाइजर के पास गया और उसने क्या चेक करा, उसने एक तो सिंबल टेबल चेक की। सिंबल टेबल हमारे पास बनी हुई थी, क्या था सिंबल टेबल के अंदर, देखो। अब ये अपडेट भी करेगा सिंबल टेबल को, है ना। सिंबल टेबल में सारी जो वैल्यूज हैं, चीजें हैं, वो ऐड भी करेगा, जैसे सीरियल नंबर और वेरिएबल नेम, टाइप, स्कोप, इस तरह की चीजें जो होंगी वो ये साथ साथ इसके अंदर ऐड भी कर देगा, है ना। जैसे 1 2 3 ABC, इस तरह से। अब ये इसका टाइप भी इंक्लूड कर देगा, चाहे A भी फ्लोट है, B भी फ्लोट है और C भी फ्लोट है। ये टाइप इंफॉर्मेशन इसने यहाँ पर ऐड कर दी। स्कोप कैसा है, मान लीजिए हम इनका ग्लोबल स्कोप मान रहे हैं, मेन के अंदर नहीं है, तो तीनों का इन्होंने स्लोप भी एंटर कर दिया, स्कोप भी एंटर कर दिया, है ना। इस तरह से सिंबल टेबल को पॉपुलेट करता है। तो ये जो एड्स, या इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो एंट्रीज हैं, एड्स दीज इन्फो इन सिंबल टेबल। पहली बात तो ये, तो इसने सिंबल टेबल में टाइप इंफॉर्मेशन, स्कोप इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, और साथ साथ सिंबल टेबल का यूज करके और इस ट्री का यूज करके ये देखा कि कोई टाइप मिसमैच तो नहीं है। इसने क्या देखा कि ID3 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ID3 तो आपने फ्लोट दिया हुआ है, तो अगर ये फ्लोट है तो क्या ये इंट से मल्टीप्लाई हो सकता है, नहीं, ये इंट जो है ये टाइप कास्ट होकर फ्लोट में कन्वर्ट होना चाहिए। तो सिमेंटिक एनालाइजर क्या करेगा, ये इसी ट्री को सिमेंटिकली वेरीफाई करेगा और एक नया पार्स ट्री जनरेट करेगा। क्या होगा वो पार्स ट्री, ये देखिए, इसने ले लिया ID1 और इधर आ गया आपका प्लस, ये हो गया ID2 और ये आ गया आपका मल्टीप्लाई, ये हो गया ID3, है ना। और इधर ये int टू रियल और यहाँ आ गया 60। इसने क्या कहा कि ये जो इंटीजर है, ये जो 60 है, इसको इंटीजर से रियल में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करने से पहले। तो इसने एक, देखो ये जो नोड था, ये नोड इस पार्स ट्री के अंदर इसने ऐड कर दिया, है ना। इसके बाद अब ये जो काम करेगा, ये इस, अब ये सिमेंटिकली वेरीफाई हो गया, मतलब जो पार्स ट्री जनरेट हुआ था वो लॉजिकली वेरीफाई हो गया, और जहां करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी वहां इसने करेक्शन उसमें कर दिया। तो दिस इज योर सिमेंटिकली वेरीफाइड पार्स ट्री। दिस इज सिमेंटिकली वेरीफाइड पार्स ट्री, ठीक है। ये इसने सिमेंटिकली वेरीफाइड पार्स ट्री जनरेट कर दिया। अब देखिए, इतनी बात हो गई। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है वो क्या है, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। ये क्या कहता है, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन क्या कहता है कि जो सिमेंटिकली वेरीफाइड पार्स ट्री था, उससे अब आप एक ऐसा कोड जनरेट कर दीजिए जो किसी मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में कर दीजिए। उस कोड को आप किसी भी मशीन पर ले जाके जब ऑप्टिमाइज करके कोड जनरेट करेंगे तो उस स्पेसिफिक मशीन के लिए कोड वो अपने आप जनरेट कर देगा, ठीक है। तो इंटरमीडिएट कोड जनरेट अलग अलग तरह के होते हैं। यहाँ पर 3 एड्रेस कोड है जो यूजुअली यूज करती है मशीन, उसमें हम इसे कैसे जनरेट करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो अब देखो, इसी को अगर मैं देखूं, इसी से इंटरमीडिएट कोड जनरेशन कर लेते हैं। तो इसी को कॉपी करते हैं। देखिए, अब ये जो हमारा पार्स ट्री था, है ना, इसी में देखो, ये जो पार्स ट्री था, इसने इंटरमीडिएट कोड जनरेट किया। क्या है ये इंटरमीडिएट कोड, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर क्या कहता है कि भाई आप सबसे पहले
इन्हें वेरिएबल्स की तरह से इंप्लीमेंट करिए। किस तरह? अगर हम एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लें t1, देखो इसे हम t1 की तरह लिखेंगे, तो t1 इज इक्वल टू, देखो ध्यान से देखना, दिस इज t1 इज इक्वल टू int 2 real 60, ठीक है, into real 60, इसको मैंने t1 मान लिया। अब t2 जो होगा वो होगा id3 मल्टीप्लाइड बाय t1, t2 इज इक्वल टू id3 मल्टीप्लाइड बाय t1। 3 एड्रेस कोड बेसिकली ये होता है जिसमें हम 3 ऑपरेंड्स यूज करते हैं। बस लेफ्ट साइड में एक ही वेरिएबल होता है और इधर 3 ऑपरेंड मैक्सिमम हो सकते हैं, 3 से कम भी हो सकता है, इसको बहुत डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। बस ये ध्यान रखना है मैक्सिमम 3 ऑपरेंड होने चाहिए ऑपरेटर्स के बीच में, ठीक है, और लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ऑपरेंड होगा, कोई ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका t2, ठीक। t3 कैसे हुआ? id2 प्लस t2, t3 इज इक्वल टू id2 प्लस t2, id2 प्लस t2, ये हो गया t3, और id1 इज इक्वल टू t3, ठीक है। ये हो गया आपका इंटरमीडिएट कोड, दिस इज कॉल्ड योर 3 एड्रेस कोड। तो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन जो होता है वो ये 3 एड्रेस कोड आपका यहाँ पर जनरेट करता है, एक एक करके हम इसमें ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। ये 3 एड्रेस कोड जनरेट हो गया। अब क्या हुआ? अब ये किसके पास गया? तो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन ने ये 3 एड्रेस कोड हमारा जनरेट कर दिया। फिर कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज में ये जाएगा। कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज में क्या होगा? ये जो 3 एड्रेस कोड होगा इसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे। कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे? देखो क्या 3 एड्रेस कोड था, उसको लिख देती हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं, दिस इज t1 इज इक्वल टू int 2 real 60, पेन चेंज करते हैं। कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे? दिस इज t1 इज इक्वल टू int 2 real 60, है ना। t2 इज इक्वल टू व्हाट वाज दैट? दिस इज id3 into t1, दिस इज id3 into t1, t3 इज इक्वल टू id2 प्लस t2, id2 प्लस t2, और id1 इज इक्वल टू t3। ये हमारा 3 एड्रेस कोड था, है ना। इसे हम ऑप्टिमाइज करेंगे, तो ये जब कोड ऑप्टिमाइजर के पास जाएगा तो कोड ऑप्टिमाइजर इसे ऑप्टिमाइज करेगा, मतलब नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर कम हो रही होंगी तो उन्हें रिड्यूस कर देगा। कैसे कम हो सकती हैं? अगर इस t1 को मैं डायरेक्टली 60.0 लिख के t2 में डाल दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां हम डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं कि t1 इज इक्वल टू id3 इंटू 60.0। देखो id3 को डायरेक्टली 60.0 से मल्टीप्लाई कर दो तो t1 इज इक्वल टू दिस हो गया। तो ये t2 हटा दिया यहाँ से, एक रिक्वायरमेंट कम हो गई। अब हमें क्या करना है? इतना काम हो चुका, अब अगले में id2 हमें ऐड करना है इसमें, है ना। तो t2, या डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं id1 इज इक्वल टू, ये आया आपका t2, तो id2 प्लस t1। सी ये दोनों एक में कंबाइन हो गए, तो दिस इज t1 इज इक्वल टू id3 मल्टीप्लाइड बाय 60.0, और इन दोनों को भी एक साथ कंबाइन कर दिया, id1 इज इक्वल टू id2 प्लस इसका जो रिजल्ट आया था दैट इज t1, ठीक है। तो ये दो जो बने, ये जो कोड बना, दिस इज योर ऑप्टिमाइज्ड कोड, है ना। दिस इज ऑप्टिमाइज्ड कोड। तो देखो हमने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो थी, नंबर ऑफ वेरिएबल जो थी वो रिड्यूस कर दी। तो इससे कोड ऑप्टिमाइजर बेसिकली क्या करता है? ऑप्टिमाइज्ड कोड आपका जनरेट करता है, ठीक है। अब ये जो ऑप्टिमाइज्ड कोड होगा, ये ऑप्टिमाइज्ड कोड अगले फेज में जाएगा, किसके पास जाएगा? कोड जनरेशन के पास जाएगा। अब ये कोड जनरेटर जो है ये इस ऑप्टिमाइज्ड कोड से एक्चुअल मशीन कोड या असेंबली कोड जनरेट करेगा जो कि मशीन स्पेसिफिक होगा, और वो मशीन टू मशीन वो कोड भी चेंज हो सकता है। तो हम एक जनरल कोड बना देते हैं, हालांकि मशीन टू मशीन एग्जैक्ट कोड क्या जनरेट होगा ये उस मशीन की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ पर बनाया, इसी को देखो, ये है id3 इंटू 60, तो दिस इज t1 इज इक्वल टू id3 इंटू 60.0, और t2 या id1 था शायद, इज इक्वल टू id1 इज इक्वल टू id2 प्लस t1, हाँ id1 इज इक्वल टू id3 प्लस t1, है ना। अब इस कोड को, ये जो आपका ऑप्टिमाइज कोड है, इसे कोड जनरेशन में हमें लेके जाना है। तो कोड जनरेटर क्या करता है?
ये मशीन कोड जनरेट करेगा, असेंबली कोड जनरेट करेगा। अब मैं किस तरह से इंस्ट्रक्शन लिख रही हूँ ध्यान देना। देखो हमें क्या करना है, फ्लोट नंबर्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो हम LDF यूज करेंगे। लोड क्या करता है, किसी भी वैल्यू को किसी रजिस्टर के अंदर लोड करता है, ठीक है। तो किस तरह लिखेंगे, LDF, लोड फ्लोट, F स्टैंड फॉर फ्लोट। क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम फ्लोट के ऊपर काम कर रहे हैं, ये फ्लोट्स हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, ID3 को एक रजिस्टर के अंदर डाल देगा। ID3 जो है वो हमने रजिस्टर R1 के अंदर ले लिया। R1 में क्या आ गया, ID3 आ गया, ठीक है। अब हमें R1 की वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना है, 60.0 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या लिखेंगे, मल F, मल्टीप्लाई करना है फ्लोट्स को, R1 और 60.0, ये क्या है, ये नंबर लिखा हुआ है इसलिए हमने हैश यहाँ पर लगाया। तो ये R1 के कंटेंट को 60.0 से मल्टीप्लाई करेगा और रिजल्ट वापस आपका R1 के अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरा जो रिजल्ट है ये आपका R1 के अंदर आ गया। अब आपको क्या परफॉर्म करना है, ये परफॉर्म करना है। तो ये ID3 आपको कहीं लोड करना पड़ेगा। तो दिस इज LDF, R2 आपने ले लिया और उसके अंदर आपने ID3, यहाँ शायद मैंने ID2 है, ये दिस इज ID2, ये ID2 है और ये है प्लस, है ना। तो देखो ID2 हमने R2 के अंदर ले लिया, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, R2 में जो कंटेंट आया R2 का, उसमें हमें T1 को ऐड करना है, मतलब R1 ये पूरा जो मल्टीप्लिकेशन था उसको ऐड करना है। तो इसका मतलब ऐड फ्लोट, है ना। R2 में, R2 के अंदर R1 और R1 तो ये पूरा का पूरा था, ये मल्टीप्लिकेशन R1 में पड़ा है, और R2 के साथ हमें इसे ऐड करना है, और जो एडिशन रिजल्ट होगा वो R2 के अंदर आ जाएगा। देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने इसे R1 में ले लिया, लोड कर लिया R1 में, फिर हमने R1 के कंटेंट को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया और रिजल्ट वापस डाल दिया R1 में। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ID3 को, देखो यहाँ पर अगर मैं इनको दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर हमने R1 में ID3 को डाला है, लोड किया है। उसके बाद यहाँ पर क्या कर रहे हैं, R1 में R1 और 60 को हमने ऐड किया है, R1 और 60.0 को ऐड करके हमने R1 में डाल दिया। फिर यहाँ पर हमने R2 के अंदर ID2 को लिया है और फिर R1 और R2 के कंटेंट को ऐड करके हमने R2 में अंदर डाल दिया। R1 और R2 के कंटेंट को ऐड करके हमने R2 में डाल दिया, तो ये R2 के अंदर आ गया पूरा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब ये जो ID1 का जो कंटेंट था वो कहाँ है, R2 में। ये ID1 जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, R2 में हो रहा है ना। इसे हमें कहाँ डालना है, ID1 के अंदर डालना है, R2 के कंटेंट को ID1 में डालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, STF, स्टोर करेंगे। अब हमें लोड नहीं करना, स्टोर करना है, क्योंकि रजिस्टर के कंटेंट को हमें मेमोरी में लिखना है। तो दिस इज STF ID1, R2। तो R2 के कंटेंट को हमने यहाँ पर लिख दिया। दिस इज लोड एंड दिस इज स्टोर। लोड करने का मतलब मेमोरी से रीड करके रजिस्टर में लाना, या रजिस्टर से रजिस्टर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने बस इस तरह से आपको देखना है कि ID में अगर लिखना है तो स्टोर आप यूज करेंगे, और पहला जो है वो डेस्टिनेशन है और ये आपका सोर्स है। तो इस तरह से ये ID1 के अंदर R2, ठीक है। इस तरह से फाइनल जो रिजल्ट होगा उसे हम निकाल देंगे। तो दीज ऑल स्टेप्स आर परफॉर्म्ड फॉर कंपाइलर फेजेस। तो कंपाइलर में जितने भी फेजेस होते हैं वो एक एक करके, ये फाइनल आपका कोड जनरेट हुआ, दिस इज योर फाइनल असेंबली कोड, टारगेट कोड जिसे हम कह रहे थे, ठीक है। तो ये कंपाइलर फेजेस होते हैं जिनके ऊपर हमें काम करना है। अब देखिए ये एग्जांपल में एक बार क्वेश्चन आया अभी लेटेस्ट पेपर में कि सिंबल टेबल का डिफरेंट फेजेस में क्या रोल होता है। हालांकि अभी मैं जब लेक्सिकल एनालाइजर के बारे में बात करूंगी तो वो मैं बताऊंगी कि किस तरह लेक्सिकल एनालाइजर ये डिफरेंट पास में सारे कंबाइन होकर कैसे काम करते हैं। मतलब जितने भी ये पासेस हमने पढ़े, ये जैसे पूरा एनालिसिस फेज है, तो वो एनालिसिस फेज वन बाय वन नहीं, कि ये नहीं कि पहले टोकन गए, फिर टोकन फिर पास ट्री बना, जैसे हमने बताया वो सारे एक साथ काम करते हैं। कंपाइलर के फंक्शन है, कभी भी किसी भी टाइम कोई भी कॉल हो जाता है। जैसे नॉर्मल हम सी प्रोग्राम बनाते हैं, सी प्रोग्राम में एक एक करके हमने फंक्शन लिख रखे हैं, लेकिन जब चाहे हम किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं ना। तो ये सारे के सारे एक साथ एक यूनिट की तरह काम करते हैं। पहले पार्सर आता है, वो टोकन मांगता है, लेक्सिकल एनालाइजर टोकन बना के उसे देता है। फिर अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो वो पार्स ट्री जनरेट नहीं कर पाता तो वो लाइन नंबर मांगता है, एरर हैंडलर को लाइन नंबर देता है, वो एरर जनरेट करता है। इस तरह ये सारे मिलके काम करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आया था वो देखते हैं। सिंबल टेबल जो है वो डिफरेंट फेजेस में कंपाइलेशन के क्या रोल प्ले करती है और कैसे सिंबल टेबल जो है इंटरैक्ट करते हैं ये सारे के सारे सिंबल टेबल के साथ, ठीक है। तो वो बहुत शॉर्ट में मैंने यहाँ बना के डाला है जिससे कि आप इसको अच्छे से देख पाए। लेक्सिकल एनालिसिस जो है बेसिकली सिंबल टेबल को क्रिएट करता है। ये सारी सिंथेसाइज्ड इन्फॉर्मेशन है जो आप बहुत सारा पढ़ेंगे तो निकल के आएगी। तो ये मैंने टेबल के अंदर डाल दिया, यहाँ से आपको याद रहेगा, है ना।
तो अब ये जो सिंबल टेबल है इसके अंदर हम ये देख रहे हैं, ये ठीक है। तो लेक्सिकल एनालिसिस जो है वो सिंबल टेबल को क्रिएट कर रहा है और आइडेंटिफायर टोकन इन्फॉर्मेशन को इनपुट करता है। सिंटेक्स एनालिसिस रेफरेंस के लिए यूज करता है। सिमेंटिक एनालिसिस में टाइप, स्कोप, अदर एट्रीब्यूट्स ऐड करता है और बाकी सारे जो है ना वो सारी इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं, इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करते। तो यहाँ से आपको सिंबल टेबल ऑपरेशंस कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं, डिफरेंट फेजेस में कैसे हैंडल होते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, फिर अब इसके बाद आ जाता है एरर हैंडलिंग कैसे होती है। तो एक बार बहुत प्रिसाइजली इसको देखते हैं। जैसे सोर्स कोड हमें मिला तो लेक्सिकल एनालिसिस के पास जाता है, वो क्या करता है, टोकन्स बनाता है, लाइन नंबर, कॉलम पोजीशंस का ट्रैकिंग रख के चलता है और लेक्सिकल एरर्स जो होती हैं जैसे कि इनवैलिड कैरेक्टर्स या कोई टोकन जो नहीं बन पाए हैं उन सब की एरर्स जो होती है उनको रिपोर्ट करता है। टोकन, लाइन, पोजीशन इन्फो ये एरर हैंडलर को रिपोर्ट करता है, लेक्सिकल एरर को, ये सारी बातें बता के। ठीक है, फिर ये सिंटेक्स एनालिसिस के पास जाता है, वहां पर जो सिंटेक्स रिलेटेड एरर होती हैं जैसे मिसिंग सिंबल्स हुए, स्ट्रक्चर में कहीं गलती है प्रोग्राम के, वो बताता है और एरर हैंडलर को रिपोर्ट करता है। एरर हैंडलर फिर लेक्सिकल एनालाइजर से लाइन और पोजीशन नंबर पूछ के उनको एरर लोकेशन के साथ पॉइंटर लगा के बता देता है कि यहाँ एरर है, तो प्रोग्रामर को पता चल जाता है। सिमेंटिक एनालिसिस क्या करता है, ये सिमेंटिक एरर जैसे टाइप मिसमैच, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल जो हमने ऑलरेडी बात की उनके बारे में बताता है। तो एरर हैंडलर किस तरह से काम करता है वो टाइप टू टाइप हमने बताया है। फिर फ्रंट एंड का कंपाइलेशन जब इस तरह आगे आगे कंटिन्यू होता रहता है, जो एरर से रिकवर हम कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो सकता है, उनसे साथ साथ रिकवरी भी होती रहती है ना। फिर इंटरमीडिएट कोड जनरेटर के पास जाता है, ये बैकएंड की एरर्स जैसे कोई अनसपोर्टेड ऑपरेशन है जो आपने कर रखा है जो सपोर्ट नहीं हो रहा है उसके बारे में एरर बता देगा। ऑप्टिमाइजेशन फेज ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड एरर्स बताएगा। फर्दर जब हम पढ़ेंगे ना इन सब चीजों को डिटेल में, वहां ये बातें ऑटोमेटिकली समझ में आएगी। यहाँ बस हल्का हल्का आइडिया आपको लेना है कि एरर हैंडलर किस तरह डिफरेंट फेजेस में काम करता है। फिर हम कोड जनरेशन में चले जाते हैं। तो ये रजिस्टर हम एलोकेट नहीं कर पा रहे हैं, मेमोरी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, मेमोरी एक्सेस को वायलेट कर रहे हैं, आप सही तरीके से मेमोरी एक्सेस नहीं कर रहे हैं, टारगेट आर्किटेक्चर में क्या क्या कंस्ट्रेंट है आप उन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोड जनरेशन से रिलेटेड एरर आएगी। तो एरर हैंडलर जो होगा वो बैकएंड एरर्स को भी रिपोर्ट करता है ना। जैसे कोड जनरेशन एरर आई, कोड जनरेट नहीं हो पा रहा, एक किसी वेरिएबल के लिए इनफ रजिस्टर्स हमें नहीं मिल पा रहे, और सक्सेसफुली अगर कोड जनरेट कर देता है जिसमें कि कोई ऐसी एरर नहीं आई जिसको आप रिकवर ना कर सको, तो कंपाइलेशन कंप्लीट हो जाता है, अदरवाइज कंपाइलेशन एरर्स के साथ टर्मिनेट हो जाता है। तो इस तरह डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट तरीके से एरर हैंडलर काम करता है, हर फेज के साथ इंटरेक्ट करता है। इतनी बात आपको करेंगे। मुझे लगता है लेक्चर की लेंथ इंक्रीज हो गई। तो ये AKTU में PYQ पूछे गए हैं बेटा, C = A × B + 10 ये एक है, ऐसे ही ये एक लेटेस्ट पेपर में आया है। तो इसमें पूरा कंपाइलेशन प्रोसेस फेज वाइज कैसे जनरेट होता है वो हम करेंगे, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्योंकि इस लेक्चर की लेंथ बहुत बढ़ रही है। ठीक है, तो देखो ये AKTU में PYQ पूछे गए हैं, ये तो वही क्वेश्चंस हैं, आपको पूरा कंपाइलर फेज शो करने हैं, सबके आउटपुट्स दिखाने हैं। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ एरर हैंडलर इन द फेजेस ऑफ कंपाइलर, सिमेंटिक एनालिसिस का क्या रोल होता है, कंपाइलर असेंबलर में क्या डिफरेंस है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंपाइलर क्या होते हैं, डिफरेंट एरर्स जो कंपाइलेशन प्रोसेस में आती हैं, कंपाइलर के कितने पार्ट होते हैं, एनालिसिस और सिंथेसिस उनके बारे में पूछा गया है, डिफरेंट एरर्स जो आती हैं, देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और फिर वही कंपाइलेशन का प्रोसेस जो मैंने आपको बताया। तो दिस इज हाउ, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। और ये जो कंपाइलर के डिफरेंट फेजेस है ना, इन्हीं डिफरेंट फेजेस के हिसाब से हम पूरा कंपाइलर डिजाइन पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत हमने मतलब मेन बर्ड्स व्यू में पढ़ा, इसको बहुत डिटेल में हम डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों को नहीं पता उनको एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि आपका सेम 6 का कॉम्बो पैक ऑलरेडी गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में अवेलेबल है बेटा, जहां पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, PYQs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वन शॉट्स भी आपको वहां पर मिलेंगे। आप लोग टाइम से अपनी पढ़ाई वहां से शुरू कर सकते हैं।